बाजार में है जबरदस्त तेजी का माहौल और सारे रिकॉर्ड तोड़कर बड़े लेवल की तरफ बढ़ता हुआ बाजार एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले तो आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा और बेहद इंपॉर्टेंट भी। क्लोजिंग क्या कुछ बेहतरीन लेवल्स पर हो पाती है और तेजी और आगे बढ़ पाती है, लेंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि कल जो क्लोजिंग में आपने स्ट्रैटेजी दी थी 9050 के कॉल खरीदने की और जो बैंक निफ्टी पर स्प्रेड दिया था वो तो सुपर हिट हो ही गया। और उसके बाद देखिए क्या गेंस आई हैं आज। अब 18,500 भी चला गया, तो एक जो सुबह रिवाइज टारगेट दिया था उसके भी ऊपर बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। इन सभी की बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। पर सर उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बिल्कुल, और बाजार की बड़ी बातों में आप यही देख सकते हैं दीप की जबरदस्त तेजी के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है और ये तेजी वाकई में लाजवाब है क्योंकि 9,200 के पार करने में पसीना आ रहा था निफ्टी को, लेकिन उसके पार निकला और निकलकर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही हाल 17,850 के ऊपर बैंक निफ्टी का था और स्पेशली 18,000 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी ने बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तो 18,500 के पार निकलता हुआ दिख रहा है, तो बड़ी लाजवाब तेजी बनती हुई दिख रही है बाजार में। तो ये सबसे बड़ा एक्शन बाजार में होता हुआ दिख रहा है और ये तेजी पूरी की पूरी लीडरशिप जो आ रही है वो बैंकिंग शेयरों से आती हुई दिख रही है, बैंक निफ्टी से आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है। सारे के सारे बैंक 12 के 12 बैंक स्टॉक जो बैंक निफ्टी का हिस्सा है सब हरे निशान में है। प्राइवेट बैंक में एक्सिस आईसीआईसी जोर से तेजी दिखा रहे हैं। फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है और सीमेंट शेयरों में एक्शन अभी भी बरकरार है। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और आज ग्लोबल मार्केट से तो सहारा आ ही रहा है सर। डाउ फ्यूचर्स भी 230 अंक ऊपर है, पर आज उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है जिस तरह के एक्शन बन रहा है सर। तो सवाल सर इस समय यही होगा कि ये क्या एक रिवर्सल आपको दिख रहा है, ट्रेंड रिवर्सल? वैसे भी कल से आप बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी से थोड़ी लीडरशिप आ रही है, 17,100 से अच्छा बाउंस मिला है फ्राइडे के बाद से 1400-1500 पॉइंट का। ये ट्रेंड रिवर्सल है या सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी की वजह से है सर? ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर यही सवाल आप 1 घंटे पहले पूछते तो मैं ये पक्के तौर पे कहता कि ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से। लेकिन अभी जिस तरह से बाजार घूमा है, जिस लेवल पर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, मैं मानकर चल रहा हूँ दीप के 18,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आज बंद होगा, जो कि सेफ है, रीजनेबल है। 500 पॉइंट हम वहाँ से ऊपर है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि निफ्टी 9,200 के ऊपर बंद होगा, जो कि 75 पॉइंट ऊपर है। तो फिर मेरे लिए ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। और एक अच्छी चीज़ देखिए, ये याद करिए पिछले शुक्रवार को हमने आपको कहा था कि देखिए ये पिछले गुरुवार की बात है। पिछले गुरुवार को कि मॉरेटोरियम की खबरें चल रही है एक्सटेंशन की, और तब 18,200 का बैंक निफ्टी था और वहाँ पे हमने कहा कि ये बैंकिंग शेयरों के लिए ख़राब होगा। तब काफ़ी लोग कह भी रहे थे, तब बाजार का मूड ठीक था कि आप बाजार का मूड अच्छा है, आप ख़राब खबर दे रहे हैं। अब वहाँ से 1000 पॉइंट 2 दिन में बैंक निफ्टी निकला, जबकि शुक्रवार को आरबीआई की तरफ से मॉरेटोरियम का ऐलान हुआ और तब हमने लगातार चिल्ला कर कहा 16,800 17,100 गोल्डन लेवल है। ये मत कहिए कि हम मंदी की बात करें। आपको कितने बेहतरीन लेवल पर खरीदारी की बात की, यहाँ पर शॉर्ट काटिए, लॉन्ग करिए और एग्जैक्टली वहाँ से 1500 पॉइंट बाजार ऊपर आता हुआ दिखा है। तो 1400 पॉइंट तो तेजी 1500 पॉइंट की वो हो चुकी है। तो आप लेवल से ट्रेड कीजिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, न मार्च का महीना, न अप्रैल का महीना, मई का महीना है, आपको दोनों तरफ के मौके दे रहा है। उन दोनों तरफ के मौकों को लीजिए। हम मंदी का मौका भी आपको दे रहे हैं, तो तेजी का मौका भी आपको एकदम परफेक्ट लेवल पर, एग्जैक्टली बॉटम लेवल पर। आप सोचिए ना, एक हफ्ते में आपको 1000 पॉइंट नीचे और 1500 पॉइंट ऊपर के मिल जाए, बैंक निफ्टी में 2,500 पॉइंट का मूव मिले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और मैं फिर कहूँगा ये ड्रीम सिचुएशन है। हर बार जरूरी नहीं कि आप इसी तरह का बॉटम और टॉप पकड़ पाएं, लेकिन एक चीज़ साफ दिख रही है, वो है कि आज बाजार ने जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई है। और आज की तेजी की एक बहुत बड़ी बात जो दीप है वो ये है कि पूरी की पूरी तेजी जो आज बनी है वो स्क्रीन पर बनी है, खरीदारी हुई है। 9 दिनों तक लगातार एफआईएस की बिकवाली के बाद, और इनफैक्ट मैं कल के आंकड़े भी बिकवाली के ही मानता हूं भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील की वजह से, तो लगातार 10 दिन बेचने के बाद पहली बार स्क्रीन में ताकत दिखी है और पूरी तेजी गैप से नहीं हुई है। और इसलिए इस तेजी को मैं ट्रेंड रिवर्सल मानता हूं। अगर यही गैप से मिलता है किसी खबर की वजह से, आप गिर जाते हैं। दूसरी बात ये कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये हो रहा है, आप गैप से खुलते हैं, नीचे आ जाते हैं, आखिरी 1 घंटे में दम तोड़ देते हैं। और ये वजह कि बाजार में शॉर्ट सेलर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है, तेजी करने वालों का कम। लेकिन आज पहली बार शॉर्ट सेलर्स को पैसे भी लगे होंगे, बैकफुट पर भी गए, तो
पॉइंट सिंपल है, इस रिकवरी में, इस तेजी में, इस पुल बैक में, इस जो मार्केट का माहौल है इसमें दम है, ये और ऊपर जाने को तैयार है। कम से कम 9400 तक की, 9375 9400 तक की जगह बैंक निफ्टी में बनती है और बैंक निफ्टी आपका 19000 प्लस तक जाने की तैयारी कर सकता है। इसमें डेटा का योगदान है। दीप, ये मत भूलिए कि कल एक्सपायरी है और वो एक्सपायरी भी मंथली वाली है, और मंथली एक्सपायरी में एक चीज़ नोट करके रख लिया, और ये हर एक ट्रेडर के लिए पढ़ाई के लिहाज से भी बहुत अहम है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब भी 9200 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा, 18000 के पार बैंक निफ्टी निकला, तो मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं अभी तुरंत ही ना कैमरा लाइट वगैरह ऑन करके शो के लिए बैठ जाऊं, क्योंकि जब एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, ये मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले जो सबसे बड़ा लेवल है वायदा कारोबार का, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 9200 के कॉल पर, 18000 के पुट पर, अगर वो लेवल तोड़ता है बाजार और उसको तोड़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखता है, तो वो आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है। और ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग इन दोनों लेवल को तोड़ने के बाद जो बनी है वो जबरदस्त है, काबिल तारीफ है। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ कि मैंने भी सुबह नहीं सोचा था कि इतनी तेजी बनेगी। हाँ, हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का 2 दिन से है, 3 दिन से 17100 बैंक निफ्टी आने के बाद, लेकिन क्या हम आज ही 9300, आज ही हम 18500 पार कर जाएंगे, 18000 भी पार कर पाएंगे, फ्रेंकली नहीं सोचा था। तो जितना सोचा उससे कहीं बेहतर तेजी हुई है। सिंपल चीज़ है दीप, और वो सिंपल चीज़ ये है कि बाजार कुछ न कुछ अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बढ़िया खबर आने वाली है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने पूछा ही नहीं आपको कि ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है। अपने मार्केट में मस्त हैं हम, तो अपने मार्केट अपनी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया तेज़ी होती दिख रही है लंबे समय के बाद। अनिल जी, जब से हमने ये डिस्कशन शुरू करा है तब से आप देखिए बैंक निफ्टी में 250 अंक, तो तभी से आगे 5 मिनट में बैंक निफ्टी 250 अंक भी उछल गया है। एक्सिस बैंक जिसने 10% का अपर सर्किट लगाया था, अब 12% हो गया सर। क्या बात है, वाह। तो ये इसी सिंपल है दीप, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मेरा इतना मन कर रहा था कि जैसे दोनों लेवल एक साथ टूटे, जो भागा मार्केट कि बस अभी शो शुरू कर दूँ, इतने शॉर्ट्स, इतनी पोजीशन वहाँ पर है और उसके पार आप निकलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, और वही होता हुआ दिख रहा है। तो एकदम परफेक्ट लेवल से बाजार घूमते हुए दिख रहे हैं और भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया लेवल से, बहुत ही बढ़िया तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एंजॉय करेंगे। आज मैं 3.25 पर ही आपको कोशिश करूँगा कि आपको स्ट्रेटेजी में दे दूँ जल्दी से। माफ़ कीजिएगा, 2.25 पे, 3.20 वाली तो दूंगा ही, जल्दी से उसी वक्त देने की कोशिश करूंगा। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और आ रही है मार्केट में, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इस बीच सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, बैंकिंग में तेजी है और बैंकिंग में फेडरल बैंक में अनयूजुअल मूव है, बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा है, कंटिन्यूस वी शेप रैली है। कल नतीजे हैं और नतीजों से पहले स्टॉक के अंदर, चार्ट के अंदर एक ब्रेकआउट, बेस फॉर्मेशन, रिवर्सल बनते हुए देखने को मिला है। तो फेडरल बैंक में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, निचले स्तरों से बिल्कुल अपने सपोर्ट के लेवल से इसमें बाउंस आता हुआ दिख रहा है और एक बड़े पुल बैक की तैयारी यहाँ पर फेडरल बैंक में नजर आती है। तो इन स्तरों पर खरीदें, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 40 रुपए 75 पैसे पर 40.75 पर स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर पहला टारगेट 43 रुपए का और दूसरा टारगेट 44 रुपए 25 पैसे का होगा। तो 44.25 तक ये स्टॉक जा सकता है। 44 रुपए 25 पैसे के टारगेट के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी कराए। ओके, 44 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए फेडरल बैंक में करनी खरीदारी। आज का पहला क्लोजिंग शो का पहला कॉल फेडरल बैंक में खरीदारी का आता हुआ। आइए जल्दी से आगे बढ़े, कुछ और कॉल्स आने की तैयारी में। उससे पहले जल्दी से एक बार देख लेते इवेंट्स कौन सी है जिन पर नजर रखनी है। मानसी हमारे साथ तैयार है, मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज जी, कई सारे इवेंट्स हैं जो कि आने वाले 3 दिनों में फोकस में रहने वाले हैं। आज आने वाले नतीजों में सन फार्मा, डाबर, उज्जीवन फाइनेंस और यूनाइटेड स्पिरिट्स फोकस में है। इसके अलावा कल मई सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है और साथ ही विनिवेश पर इंटर मिनिस्टरियल ग्रुप की बैठक होगी जिस पर खास फोकस होगा। करीब 3 बजे बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है। इसमें सेक्रेटरी भी बैठक में शामिल होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है जिस पर नजर रहेगी। नतीजों के लिहाज से कल वायदा बाजार में लुपिन, टीवीएस मोटर और साथ ही फेडरल बैंक नतीजे आने वाले हैं।
शुक्रवार के दिन से अगर बात करें MSCI इंडेक्स में बदलाव लागू होंगे। गौरतलब है 29 मई यानी कि शुक्रवार के दिन की क्लोजिंग से ये बदलाव लागू हो जाएंगे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक QIP के फाइनल इशू प्राइस पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। बैंक ने 1147 रुपए के फ्लोर प्राइस पर QIP लॉन्च कर दिया है और 7,500 करोड़ जुटाने की इस इशू से कंपनी की योजना है। तो इस फाइनल इशू प्राइस पर जो बोर्ड बैठक होने वाली है इस पर फोकस होगा और नतीजों के लिहाज से इक्विटास होल्डिंग बाजार बंद होने के बाद वायदा बाजार में शुक्रवार के दिन नतीजे पेश करेंगे और साथ ही वोल्टास और NCC के नतीजे भी आएंगे और कैश स्पेस में भी एक लंबी लिस्ट है। शुक्रवार के दिन कई सारे नतीजे आने वाले हैं। ओके, तो ये हैं सारे इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी है। थोड़ी देर में बसिन साहब की बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आने वाली है। उससे पहले एक बिगुल किरण जाधव साहब के लिए। बताएं किरण जी। अनिल जी, बाय करके ही चलना चाहिए। एनबीएफसीज में बहुत ही शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है और जैसे आपने बयान किया कि इधर से शायद ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी देखने को मिलेगा, तो ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी जिसको मुथूट फाइनेंस हम हमेशा बाय करने की सलाह देते हैं सबसे लोएस्ट एनपीए के तौर पे, मेरा मानना है कि मुथूट फाइनेंस पे अभी बाय करना चाहिए। मैं जून फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, 827-28 के करीब ट्रेड कर रहा है, इधर बाय करना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 820 का रहेगा और आज के लिए टारगेट 840 और 840 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है आज अनिल जी, तो 865, 870 कल परसों तक देखने को मिलेंगे। ओके, 840 आज के लिए, 865, 870 कल तक के लिए ये मिल सकता है मुथूट फाइनेंस में आपको तेजी का एक बेहतरीन मौका। आइए हमारे बाकी एक्सपर्ट्स को भी करते हैं शामिल। एक बार जल्दी से आशीष सर से राय ले ली जाए बाजार पर। आशीष सर, शॉर्ट कवरिंग प्लस ग्लोबल मार्केट्स प्लस खरीदारी, क्या कुछ हो रहा है मार्केट में और जगह है कल तक के लिए तेजी मानकर चले? अनिल जी, जो तेजी का मूव है वो 9350 तक का बनता था और वो ऑलमोस्ट हो गया और 500 पॉइंट का जगह है। क्योंकि जैसे हम अनिल जी लास्ट वीक हम छुट्टी से पहले बात कर रहे थे कि सब कुछ खराब लगने के बाद ही भाव नहीं टूट रहे हैं, इतने नीचे आ गए हैं, तो एक लेवल से नीचे अब खराब नहीं लगता, मंदी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, एक ही दिन में 300 पॉइंट की इस तरह की मूव आएगी निफ्टी में और 1100 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, आज के दिन में इतनी उम्मीद नहीं थी, कल तक डेफिनेटली थी। क्योंकि अनिल जी जैसे जैसे क्लोजिंग आती है तो लोगों को जो कॉल शॉर्ट करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, राइटिंग वाला, वो शुरू हो गया था। तो बट उसके बावजूद भी ऐसा नहीं लगता था कि एक ही दिन में लग रहा था 1-2 दिन जरूर लगेंगे, बट शॉर्ट कवरिंग लगेगी। तो थोड़ा सा ओवर शॉर्ट कवरिंग है, इतना भी शॉर्ट नहीं था। लेकिन नेक्स्ट वीक इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि इसमें फॉलोअप माइंग आती है कि नहीं। अनिल जी, रेंज अभी भी है कि 8800 से नीचे टूटने का नहीं लगता था, कि 89 भी नीचे नहीं जाना चाहिए, तो 8800 सेफ लेवल है। ऊपर 9350 जो लेवल है, विच नाउ वी आर क्लोजर टू दैट लेवल। अब नई तेजी करना नहीं, जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि मैं जल्दी से, यू वर इचिंग टू स्टार्ट द शो के जल्दी हो जाए और वो हो जाए, तो जो डे की सारी बाय कॉल्स थी ना, वो मैक्सिमम जो पहले 3 घंटे के अंदर हो गई, चाहे वो बैंक में थी, चाहे वो आज हमने स्टेट बैंक में भी अपने क्लाइंट्स को दी। मतलब स्टेट बैंक में कॉल देना बाकी बैंक्स के बाद भी 152 रुपए पर वो 159 हो गया है। बीपीसीएल में ऐसी बहुत सारी कॉल्स अनिल जी 90% मेच्योर हो गई हैं और 10% है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इन्फी ने 700 क्रॉस कर लिया जो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट की थी। तो अनिल जी अब 9350 एक ऐसा बैंड है कि जो लगता है कि यहाँ पे अब जो इस फेरोशियस मूव के बाद फ्रेश बाइंग करनी है, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अनिल जी। तो ठीक है, तो ये है आपके लिए फ्रेश खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, वो ठीक भी है। लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी तेज आती है दिखी। अब आप देखिए 9328 का हाई बनाने के बाद 9250 के आसपास, यानी 75 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में दिखी है। वहीं लगभग 350 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में भी आती हुई दिखी। तो आखिरी 1.5 घंटे में बाजार थोड़े से अब वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। तेज दौड़ लगाने के बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आ रही है। आइए, बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बस उनसे भी हम उनकी पिक्स और अपडेट भी लेंगे। बसिन साहब तैयार हैं? हाँ जी, हाँ, लाइन पर हैं। आइए बिगुल उनके लिए। बसिन साहब, आज के कॉल तो बड़े सुपरहिट। गोदरेज प्रॉपर्टी तो क्या गजब दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट्स किस किस के हिट हुए हैं, कहाँ कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, सर बताइए। अनिल जी, उससे पहले आपको ये बताऊं, कल आपको पता है कितनी मदहोशी
कितनी सैडनेस थी कि बाजार नीचे आ रहा है, और आपको उस समय आई टोल्ड यू बाय बैंक, मायूसी। और बैंक्स में मैंने आपको कहा था बहुत बढ़िया चाल आएगी। आपको याद है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, आपने कहा था मैंने कहा था दिग्गज बैंक है सर, लेके रखो। आज आईसीआईसीआई अब 10%, 290 से 320 बिका है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी और ग्रासिम दोनों आपको सुबह दिए थे, इंट्राडे प्रॉफिट बुक कराया है। उसके अलावा L&T हैज मूव्ड वेरी वेल। आईसीआईसीआई में प्रॉफिट बुक कीजिए, एचडीएफसी में 890-900 का टारगेट है, वो भी हिट हो जाएगा। और टाटा पावर 36.5 पे खड़ा है। अब आप कहें तो मैं बाकी कॉल्स आपको दूं, लेकिन बैंक्स में अभी भी सोचता हूं तो यहाँ से बैंक अगर निफ्टी, अगर मेरी कॉल सही रही और 95 अगर 9700 जाना है तो बैंक निफ्टी विल गो टू 20,000। तो ग्रासिम और गोदरेज प्रॉपर्टीज आज सुबह वाले दोनों उनमें प्रॉफिट बुक करने, राइट सर। और आईसीआईसीआई में भी ना 10% आ गया, और उसमें you gave 5% in Kotak as a short and you made 8% in HDFC Bank also, sir. 6% in HDFC. तो HDFC बैंक होल्ड करें और L&T होल्ड करें, अभी भी थोड़ी अपसाइड है सर? बिल्कुल है सर, 900 रुपए ICICI और 900 रुपए दोनों का टारगेट सर। परफेक्ट। और मारुति होल्ड करिए, वैसे भी 5140 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस दिया है, उसको मेंटेन करें। कोटक बैंक सुबह ही सर ने बोल दिया था कि आप काट लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे हैं। टाटा पावर तो आपकी इन्वेस्टमेंट पिक है, वहां होल्ड करने। बताएं सर, नए पिक्स कौन से हैं? सर नए भी तीनों बैंक्स ही हैं। मुझे लगता है बैंक्स में जो मंदा आना था आ चुका है। बैंक्स विल डू एक्सट्रीमली वेल नाउ। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन बैंक्स। और 3 बैंक्स हैं जो मैं आपको बाय दे रहा हूँ। आप कहें तो मैं शुरू करूँ सर? जी बिल्कुल, प्लीज सर बताएं। तो पहला सर है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक मेरे को लगता है उसके जो कैश रेशियो और काफा रेशियो वो सब इंक्रीज हो रहा है। 3 आरबीएल भाव, इसका आपको भाव मिल रहा है 113 से 15। यहाँ लीजिए 107 या 8 का 107 का स्टॉप लॉस रखिए। 127.5 से 30 का टारगेट होना चाहिए इसका मीडियम टर्म में। ओके 127.50 130 के टारगेट के लिए आरबीएल बैंक में की जाए खरीदारी। 117 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 117-118 रुपए के आसपास इसके फ्यूचर्स आप खरीद सकते हैं। आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की राय भसीन साहब की तरफ से। पहला बैंक नंबर 2 भसीन साहब बताएं सर। सर बैंक नंबर 2 इंडसइंड होएगा। यहाँ पे भी उन्होंने अभी रिसेंटली कैश रेज करा है, और मुझे लगता है कि इंडसइंड विल बी वन ऑफ द बेस्ट रिटेल बैंकर विच विल डू वेल। उसमें बहुत मंदा आ चुका है, बट आई थिंक दे हैव मेड अ हायर टॉप हायर बॉटम। मुझे इंडसइंड में ये 365 पे लेने के लिए है। 353 का स्टॉप लॉस रखिए। 390 से 395 का टारगेट होना चाहिए। ओके 390 395 ये 2 टारगेट है इंडसइंड बैंक के लिए, जहां खरीदारी करने की राय है भसीन साहब की। 353 353 का स्टॉप लॉस लगाइए। 365 के आसपास करनी है आपको एंट्री। और आपका आखिरी तीसरा बैंक बताएं सर, वो कौन सा बचा है? वो भी सर एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, बंधन बैंक। जहाँ पे अभी ये तो टाइफून आया है उसकी वजह से उसमें मंदा आया है, बट उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजनिंग करी है। और आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इट्स अ वन ऑफ। 215 से 17 का भाव है, इसमें 209 का स्टॉप लॉस रखिए। और 235 से 238 का भाव मिलना चाहिए। ओके 235 सर। तीनों ही बड़े हाई बीटा रिस्की, थोड़े वो क्या कहते हैं जिसको, बड़े उतार चढ़ाव के लिए जाने वाले बैंक आपने पसंद किए। इसकी कोई खास वजह भसीन साहब? अरे सर पैसा इसी में तो बनेगा। पैसा कोई 20 रुपए की कॉल और पुट में नहीं बनेगा सर। पैसा आप तो बनेगा इनमें। 10% की चाल है। मुझे बैंक निफ्टी में जब 10% दिख रहा है तो फिर ये बैंक तो चलेंगे उससे ज्यादा। जो वीकनेस थी वो हो चुकी है सर मेरे हिसाब से। बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो बंधन बैंक 215 217 में खरीदिए। 215 217 209 स्टॉप लॉस है। 235 238 ये टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब वक्त निकालने के लिए, तीनों पिक्स देने के लिए। अगर आपकी पिक्स रही तो 3 बजे के बाद आपसे फिर से होगी मुलाकात, और तब हम आपसे पूछेंगे आपके लिए कुछ और भी बेहतरीन स्टॉक्स जो आपके रडार पर होंगे। आइए, तो ये है आपके लिए इस वक्त का पूरा रुझान। खबरों वाले शेयर। आइए देवांशी हमारे साथ है, बताएं देवांशी। बिल्कुल, आज सबसे पहले आप देखिए फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा, ये स्टॉक पर नजर थी क्योंकि यूएस एफडीए से इनकी जो मसल पेन की दवा है इसको मंजूरी मिली है। और ये सेंटिमेंटली इसलिए भी पॉजिटिव है, इनकी जो नॉर्थ अमेरिकन फैसिलिटी जो उन्होंने अभी फिलहाल शुरू की है, इस फैसिलिटी से इनको ये दवा के लिए मंजूरी मिली है, इसके चलते फोकस में है। साथ ही $20 मिलियन के जो एनुअल सेल्स है वो इस दवा को मिलते हैं, तो इसके चलते भी थोड़े से गेन्स बनते हुए दिखे। एक्सिस बैंक फिलहाल ये सफाई आते हुए दिखी है। जो खबरें चल रही थी का कार्यकाल इस बैंक में करीब 5 से 8%
4% हिस्सेदारी खरीद सकता है प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए। लेकिन एक्सिस बैंक की सफाई आई है कि ये जो खबर है इसको खारिज कर दिया गया है। फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। टाटा स्टील जो फिच की रेटिंग आई थी, इस पर कंपनी ने बयान दिया है, सफाई दी है कि फिच रेटिंग के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मई की स्टार्टिंग में ही खत्म हो चुका था, तो जो ये रेटिंग दी गई है ये कोई मायने नहीं रखती है। और साथ ही शुगर स्टॉक्स पर फिलहाल एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि शुगर मिल के लिए राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है, ये सूत्रों के मुताबिक आता हुआ दिख रहा है। और शुगर कंपनीज के लिए सॉफ्ट लोन पर भी विचार किया जा रहा है। आखिर में फंड एक्शन पर नजर कर लेते हैं। NHPC 20 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं, करीब 20 रुपए प्रति शेयर के भाव के करीब ये फंड एक्शन होता हुआ दिखा। और विप्रो में 40 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 194 रुपीज से लेके 195 रुपीज के बीच में ये सौदे होते हुए दिखे। इसके अलावा एक्सिस बैंक और ICICI लोम्बार्ड में भी करीब 1 लाख शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे। इसके चलते दोनों पर मूव दिख रहा है। ये है आपके लिए खबरों वाली शेयर। आइए अब बढ़ते आगे एक बिगुल आशु मदान साहब के लिए, और उनकी तरफ से आ रही है एक स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ओके, तो आशु सर बताइए क्या है आपकी स्ट्रेटेजी? अनिल जी, जो निफ्टी अभी चल रहा है, जो निफ्टी का लेवल है वो है 9270, 9270। हमें अनिल जी कल की एक्सपायरी की 9200 की कॉल बाय करनी है। कल वाली एक्सपायरी की 9200 की कॉल एक बाय करनी है जिसका रेट है 110 रुपए, और 9300 की अनिल जी 2 बेचनी है जिसका रेट है 50 रुपए। इस स्प्रेड में अनिल जी 9200 की एक लेनी है, 9300 की 2 बेचनी है। इस स्प्रेड में आपकी कॉस्ट है सिर्फ 10 रुपए, और आप ऑलरेडी 70 रुपए इन द मनी में हो। अनिल जी कल तक के लिए ये 9400 तक सेफ है। सो 9200 से 9400 कहीं पे भी एक्सपायरी होती है तो आपको अपने 10 रुपए की कॉस्ट निकाल के बाकी प्रॉफिट होगा। अनिल जी ये स्प्रेड इसलिए कि इतनी मूव के बाद अब जो मैंने एक लेवल बताया कि 9350 एक बहुत क्रूशियल लेवल है। आज हम उसके क्लोज गए, फिर थोड़ा सा करेक्शन आई, फिर हम आज शाम को या कल भी जा सकते हैं। तो और अगर बाई चांस नहीं जाते तो हमारे को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अनिल जी 9400 से ऊपर का निफ्टी अभी नहीं लग रहा, जब लगेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट मूव भी बनेगी, वो अगले हफ्ते बन सकती है। बट इट इज टू अर्ली टू से दैट बिकॉज बेसिकली इट वाज बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो उस शॉर्ट कवरिंग से अनिल जी जो ये चीज आई है, तो मुझे लगता है बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। 192 की लेके 293 की बेचनी है, कॉस्ट 8 से 10 रुपए बस, और कल तक के लिए है ये। बिल्कुल, तो 9200 से 9400 के बीच में ये सेफ रहेगी स्ट्रैटेजी। इस पर आप करिए, एक 9200 की कॉल खरीदिए और उसके ऑपोजिट 2 9300 की कॉल्स बेचिए। आपका टोटल खर्च सिर्फ 10 रुपए आएगा पर लॉट पर। चलिए ये तो है, और ये कल की एक्सपायरी के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये है आशु जी की तरफ से मार्केट पर इस समय स्ट्रैटेजी। बस कुछ ही देर में अनिल जी की भी स्ट्रैटेजी आएगी, उसका भी इंतजार रहेगा। देखेंगे कि आखिरी घंटे में क्या व्यू बन रहा है जहां तक इंडेक्स का सवाल है, और साथ ही इससे ऊपर अब जाएंगे कि नहीं, या जो आज का टॉप बना है जो अब 15 मिनट पहले, क्या वो उससे ऊपर भी हम जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वहां से आप देख रहे हैं कि हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर आई है। एक्सिस बैंक 12% की तेजी के बाद अब 10% ऊपर है। अच्छे मूव्स आ रहे हैं, और बंधन बैंक जिसके बारे में अभी भसीन साहब बात करके गए, अब 7% ऊपर है, तो वहां पर भी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ये चल रहा है 6% ऊपर, इस पर भी नजर रखेंगे। वागले साहब से इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले जय ठक्कर का स्वागत करते हैं। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताइए क्या स्ट्रैटेजी बन रही है इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि आज डेफिनेटली सारे ही स्टॉक्स में, इनफैक्ट सारी सेक्टर्स में अपार्ट फ्रॉम फार्मा, मैं कहूँगा सारे ही सेक्टर्स में एक अच्छा मूव खासकर फाइनेंशियल्स में हमें देखने मिला है। बट मैं कहूँगा कि टायर स्टॉक्स अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत ही एक अच्छा रुझान हमें, और उसमें से जो मैं बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो जून का सीरीज का ऑप्शन है। अपोलो टायर्स का 95 का ऑप्शन लेना है जो 6 रुपए के आसपास मिल रहा है। जून का 95 का कॉल ऑप्शन 6 रुपए के आसपास मिल रहा है। मैं कहूँगा ये स्टॉक में दीपांशु क्लियरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन वैसे मुझे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और हमने देखा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वगैरह सारे ही स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए ये सीरीज में। मुझे लग रहा है कि अपोलो टायर्स का भी अच्छा ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड चलेगा, और उसमें लगभग हमें 101 से लेके 104 तक के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड हमें नजर आना चाहिए इन शॉर्ट टर्म। तो ये 6 रुपए वाला जो कॉल है करीब करीब मुझे लग रहा है 11 रुपए से लेके 14 रुपए तक के लेवल्स हमें दिखाएगा। सो 11 और 14 के टारगेट्स के लिए बाय करना है। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा नीचे 4 रुपए का रहेगा।
ओके 11 और 14 के लेवल्स के लिए आप खरीदिए इसको और स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपए। ये जून एक्सपायरी का है, ये ध्यान रखिएगा। 95 कॉल ये है अपोलो टायर्स पर स्ट्रैटेजी जैकी। चलिए देखेंगे अपोलो टायर्स पर कैसा मूव आता है। टायर स्टॉक्स आज अच्छा कर रहे हैं। कुछ आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। विप्रो में बल्क डील्स हुई है, वहां पर एक्शन दिख रहा है आपको। टीसीएस में खरीदारी हुई है। इन सभी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पर बैंक्स और एनबीएफसीज वहां पर इस समय एक्शन है। वागले साहब, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 130 के लेवल्स पर यहां पर कुछ ट्रेड करना चाहेंगे? दीपांशु, थोड़ा सा वेट करेंगे। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का स्विंग हाई लगभग 132 है, तो 132 के पार निकलेगा तो इसमें मोमेंटम आएगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ वहां पर अटक सकता है। अभी 130 का भाव है, तो मैं 132 के ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। ओके, 132 के ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं और उसके बाद आप चोला में ट्रेड ले सकते हैं। मूव अच्छी आ रही है चोला में, पर जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आईटी स्टॉक्स पर भी नजर आ रही है। आज कुछ एक्शन तो वहां पर भी आ रहा है। किरण जी, बहुत लंबे समय बाद विप्रो से थोड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। आज बल्क डील्स भी हुई हैं, आज सुबह से ही थोड़े एक्टिविटी दिखा रहा है विप्रो। यहां पर कोई ट्रेड है? 200 या 200 के ऊपर जाने की संभावना है इधर? नॉर्मली ये डीप नॉन ट्रेडेबल काउंटर है, पर आज स्पेसिफिकली बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स के साथ एक 194, एक 195.50 यहाँ पे बहुत अच्छे डील्स हुए हैं और एक इम्पोर्टेंट लेवल जो आज क्रॉस की है 193.50 की। तो मेरा मानना है कि 192.50 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। ये जो अच्छा कंसोलिडेशन देखा था करीबन हमने 9 अप्रैल से, और जो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है ये काफी स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि पोजिशनली अगले सीरीज में 210 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो अभी के लिए 193 के करीब के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए 210 के टारगेट्स के लिए। ओके, 210 के टारगेट के लिए आप विप्रो में खरीदारी कर सकते हैं। लंबे समय बाद एक अच्छा एक्शन दिखा रहा है विप्रो। चलिए चार्ट कॉर्नर का कॉल तैयार है, बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है। बीपीसीएल में टेक्निकल एक क्लियर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने 326, 327 की एक नेकलाइन को तोड़ा है और तोड़ के तकरीबन आधे घंटे से ऊपर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और कल मैं जी बिजनेस पर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी सुना था, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि बीपीसीएल का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो ऑन ट्रैक है। तो ये एक री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। ओएमसीज के अंदर बीपीसीएल में एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर आप बीपीसीएल का चार्ट देखें तो जो मार्च के लोज हैं उससे पहले ही ये स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर पहले हायर बॉटम्स बनते हुए चार्ट पर नजर आ रहे हैं। तो बीपीसीएल को मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऊपर बहुत बड़ा हेडरूम है, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर 324 रुपए पर 324 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 337 रुपए का 337 का, और दूसरा टारगेट 343 रुपए का 343 का होगा। तो 337 और 343 के टारगेट के लिए बीपीसीएल पे खरीदारी कराएं। 337, 343 ये दो टारगेट्स हैं आपके लिए। बीपीसीएल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह आ रही है आपके लिए चार्ट कॉर्नर में। अच्छी मूव आ रही है बीपीसीएल पर। थोड़ी देर पहले आशु सर भी इसके बारे में बात कर रहे थे। बीपीसीएल पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। आशु जी, आपने ये भी कहा था कि एसबीआई पर भी आपने रिकमेंडेशन दी है 152 के आसपास। एसबीआई फ्यूचर्स में 159, 160 तक गया है। तो क्या यहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? एसबीआई में और मूव दिख सकता है, क्योंकि बाकी बैंक्स के मुताबिक एसबीआई में उतनी रैली अभी तक नहीं आई है और जब भी गिरता है तो सबसे पहले एसबीआई गिरता है। बोला कि मॉर्निंग मूव में हमने एचडीएफसी बैंक, बीपीसीएल और स्टेट बैंक भी दिया था कि 160 to 165 का ये जो कवरिंग और ये जो मोमेंटम बना है उसमें ये जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वो जो अच्छा भाव था वो 154, 53, 52 में लेने वाला था। अब 160 और प्लस में एसबीआई ओवरऑल वीक काउंटर है। दीपांशु, ये जो फाइनेंशियल में मूव आया है लीड बिल्कुल किया है। इसमें तो मेजरली शॉर्ट कवरिंग है। फाइनेंशियल के फंडामेंटल्स आने वाले टाइम में चैलेंजिंग होने हैं, तो एक डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। यूफोरिया देख के कहीं ऊपर के भाव में फंस जाना ये नहीं करना।
करना। और बीपीसीएल दीपांशु हमारी कॉल है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कुणाल जी और राकेश जी ने कॉल दिया, मैं तो शायद उनकी पोजिशनल भी होगी, वो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। मुझे लगता है कि अगर कल के लिए किसी को बीपीसीएल प्ले करना है तो बीपीसीएल की 320 रुपए की जो कॉल है वो 9.5-10 रुपए पे है। बीपीसीएल की कल की जो कॉल है हमने सुबह 6 रुपए में भी ये दिलाई है, लेकिन अब मूव आ गया है तो अब ऊपर के मूव में अगर सीधा लेंगे तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। मुझे लगता है कि 320 की बीपीसीएल की कल की कॉल लेके बैठना चाहिए। अगर ये 335-37 जाता है, ये कॉल 15-17 रुपए मिल जाएगी तो एक शांति का ट्रेड है जिसमें कोई लंबा चौड़ा लॉस नहीं हो सकता। और अगर किसी को हेज करनी है तो 320 की लेके 330 की कॉल भी बेच सकता है। लिमिटेड रिस्क होगा, लिमिटेड ही रिटर्न आएगी उसके अंदर, बट वो सेफ स्ट्रैटेजी हो सकती है, ओनली वैलिड फॉर टुमारो। बिल्कुल, तो बीपीसीएल पर आप दोनों तरह के ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं फ्यूचर्स में, या फिर कल की एक्सपायरी के लिए ऑप्शंस के जरिए भी खेल सकते हैं, एक स्प्रेड भी बना सकते हैं। और फिर आप बीपीसीएल पर व्यू देखिए, स्टॉक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है लगभग 6% की तेजी के साथ। आज सुबह फास्ट मनी में एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन दोनों स्टॉक्स पर आपको कॉल दी गई थी कुशल की तरफ से, और वहां पर भी आपको टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। तो बैंक्स के लिए अच्छा दिन है। कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। जय, इतने सारे बैंक्स मूव कर रहे हैं, फेडरल बैंक में भी आज एक मूव आ रहा है, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट उतना बड़ा मूव नहीं आ रहा है, 20 के आसपास वापस आ गया है 2-2.5% की तेजी के साथ। जैसी बाकी बैंक्स में मूव आ रही है, क्या आईडीएफसी फर्स्ट में भी ऐसी मूव आ सकती है? दीपांशु, मैं कहूँगा कि देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जहाँ तक सवाल है, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो इतना कुछ खास अपमूव हमें देखने मिल नहीं रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और उसका दूसरा मैं कहूँगा कारण ये भी है कि ये स्टॉक में जो हिसाब से एक मोमेंटम आना चाहिए था, वो खास करके वो मोमेंटम बिल्डअप हुआ नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूँ आपको कि दीपांशु, ओवरऑल जो कल एक गैप अप ओपनिंग के बाद ये स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिला था हमें आर्ली चार्ट्स में, आज जो स्टॉक में वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है तो उसके कारण क्लियरली इंपल्सिव पैटर्न फॉर्म हुई है। तो अगर कोई डिप मिलती है आईडीएफसी बैंक में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, मैं कहूँगा 1950 के आसपास ये अच्छा बाय बनता है। 1950 के आसपास आता है तो बाय करें, उसके बाद लगभग 23 रुपए तक की जगह बनती है इसमें। 19.5 एक राइट लेवल रहेगा इस स्टॉक में, बिकॉज सपोर्ट कहीं ना कहीं वही आसपास बन रहा है, और स्टॉप लॉस उसके बाद रहेगा 18.50 रुपए का। ओके, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको आईडीएफसी फर्स्ट में, बट फिर भी नजर रखिए। अब सभी बैंक्स में जब शॉर्ट कवरिंग मूव आ रही है तो यहाँ पर भी आप थोड़ा और एक्शन आते हुए देख सकते हैं। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आएगा जहां तक आईडीएफसी फर्स्ट का सवाल है। चलिए, अनिल जी की स्ट्रैटेजी आती है, उससे पहले कुछ अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं। सन फार्मा के नंबर्स आने वाले हैं, मार्केट क्लोज के बाद एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, वहां पर देखेंगे कि किस तरह का मूवमेंट आएगा और उसकी भी बात कर लेंगे। कुछ और स्टॉक्स जो हमारे फोकस में आने वाले हैं, कल भी कुछ अर्निंग्स हैं, लुपिन के नंबर्स आने वाले हैं तो वहां पर भी नजर रखिएगा। टीवीएस मोटर्स, ऑफ कोर्स फेडरल बैंक। नंबर से पहले उज्जीवन में भी आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो उज्जीवन, इक्विटास, इन स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिए। इन्फोसिस यहां पर बढ़िया मूव आती हुई देख रही है, बल्कि बंसल जी इंट्राडे में इन्फोसिस आज 700 के ऊपर भी गया है। आईटी स्टॉक्स में एक रिवर्सल आ रहा है, टीसीएस ने भी कल के लॉसेस रिवर्स करे हैं, लंबे समय बाद 700 के लेवल्स पर आया है इन्फोसिस। अब क्या करना चाहिए, यहां से और मूव दिख रहा है आपको अच्छा? दीपांशु, डेफिनेटली मूव अच्छा दिख रहा है, और ना सिर्फ इन्फोसिस ऊपर आया, आप देखें तो पिछले 2 दिन के हाइस को स्टॉक तोड़ रहा है, 700 रुपए के एक रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इन स्तरों पर स्टॉक एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट बनता है। 692 का स्टॉप लॉस बैठता है, और पहला टारगेट 712 का, दूसरा टारगेट 717 का। तो सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल्स ही नहीं है, बट आईटी स्टॉक से भी आज आपको पार्टिसिपेशन दिखेगा, और मेटल स्टॉक से भी पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। आज सुबह हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की बात कर रहे थे, वहां पर देखिए अब 30 के लेवल्स आपको वहां पर भी आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही हमने टाटा स्टील के बारे में भी बात करी थी सुबह, वहां पर भी मूवमेंट आ रहा है, तो मेटल स्टॉक्स का भी बढ़िया एक्शन है, तो वहां पर भी एक नजर रखते हैं। एक क्विक कॉल किरण जी आपसे लेना चाहूंगा, अगर कोई मेटल स्टॉक्स खरीदना हो तो कौन सा खरीदेंगे, सेल या टाटा स्टील? दोनों ही काउंटर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि टाटा स्टील और सेल से ज्यादा अच्छा जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो हिंडाल्को में है। इसने एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर ही कंसिस्टेंटली ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो 131, 130 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। 129 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये पोजिशनल ट्रेड रखना चाहिए। एक गैप छूटी थी 137 के, टारगेट्स मेरे पहले रहेंगे, और फिर दूसरे टारगेट्स 144 के। जहां पे टाटा स्टील की बात है, मेरा मानना है कि टाटा स्टील अभी ब्रेकआउट देना है।
इसका ब्रेकआउट आएगा अगर ये स्टॉक करीबन 285 के ऊपर चलना चालू कर देगा। 280 283 पे ट्रेड कर रहा है, 285 286 की राह देखनी चाहिए। इसके ऊपर जाए तो मेरा मानना है कि इधर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट करीबन 300 के लेवल्स के आसपास रहेगा। तो इंतजार करना चाहिए ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, इंतजार करेंगे ब्रेकआउट के लिए जहां तक टाटा स्टील का सवाल है। बट तैयार है आपके लिए अनिल जी की स्ट्रैटेजी, बिल्कुल बचाते हैं। सर आज मैं ग्लोबल मार्केट्स में आपको दिखा देता हूं, हालांकि इस समय वहां से जो भी क्यूज आ रहे हैं वो इंडियन मार्केट से उसके आगे ही चल रहे हैं इस समय। बट डाउ फ्यूचर्स में शानदार तेजी है। कल की 500 अंक की तेजी के बाद अभी भी देखें तो 250 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स भी दिखेंगे। डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 1% की बढ़त। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी अच्छी तेजी आ रही है। कल थोड़ी कमजोर क्लोजिंग थी डाउ के कंपैरिजन में। यूरोप के बाजार काफी मजबूत ट्रेड कर रहे हैं, 1 से 1.5% की तेजी वहां पर भी है। एशिया में थोड़ा मिला जुला ट्रेड जरूर था, शंघाई और चाइना हल्के से प्रेशर से बंद हुए, बट बाकी सारे एशियाई मार्केट ज्यादातर पॉजिटिव ही रहे सर। और कच्चे तेल में आज ज्यादा मूवमेंट नहीं है, दायरे में है बिल्कुल जी। तो दीप, पहली चीज तो पहले निफ्टी पे बात करें। देखिए अभी हम 9250 पर है निफ्टी पर, तो 9000 से 9250 के बीच में जो कल की एक्सपायरी के कॉल ऑप्शंस राइट किए हुए हैं, यानी कि कॉल जिन्होंने बेचे, मंदी की पोजीशन बनाई, उनकी संख्या है 70 लाख शेयर जो अभी तक खुले हुए हैं। 70 लाख शेयर, तो ये 70 लाख शेयर अभी भी शॉर्ट में खड़े हैं, जिन्हें आज और कल में कटना है किसी न किसी लेवल पर। जो 9000 के लेवल के भी हैं, 9100 के भी हैं, 9200 के भी है, हर एक लेवल के हैं। ऊपर 9300 पर यहाँ पर पोजीशन हाईएस्ट बनी हुई है 27 लाख शेयरों की, वो एक हल्की रुकावट का लेवल है, वो भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 27 लाख शेयरों का है। तो पॉइंट सिंपल है कि अब आप जब तक क्लोजिंग बेसिस पर 9200 को होल्ड कर रहे हैं, तब तक आप कल के लिए भी पोजीशन रख सकते हैं। 9200 पर अगर आप बंद यहाँ तो फिर कल के लिए लेकर जाएं, और अगर 9200 के नीचे बंद होते हैं तो फिर तेजी की पोजीशन को बुक कर ले। सिंपल 9325 9375 ये 50 पॉइंट की रेंज आपका ऊपर का टारगेट निफ्टी का बनेगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 18000 का लेवल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, उसके पार आप निकल गए और उसके पार आप ट्रेड कर रहे हैं। वहाँ 8 लाख शेयर हैं, अभी भी ये 8 लाख शेयर जो है कॉल्स के वो कवर होना बाकी है, थोड़े बहुत और मिला कर देखें तो करीबन 12-15 लाख शेयर ऐसे हैं कॉल राइटिंग में बैंक निफ्टी में जो कवर होना बाकी है, जिन्हें आज और कल में कवर होना है। तो अब 18000 के नीचे जब तक आप नहीं जाते चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अब आपको स्टॉप लॉस 18200 के आसपास का रख लेना चाहिए। 18200 के ऊपर आप बंद होते हैं तो आप तेजी की पोजीशन को रखिए। 18500 के ऊपर बंद होते हैं तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो 18500 पर 8 लाख शेयर हैं कॉल्स में, तो मुझे लगता है 18500 के ऊपर बंद होना मुश्किल होगा। कहीं कहीं 18500 के बीच में बैंक निफ्टी आज बंद होगा, लेकिन जब तक इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है तब तक चिंता की बात नहीं। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और बची हुई है, निफ्टी में ज़्यादा बची हुई है, बैंक निफ्टी में कम बची हुई है, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी 6% बढ़ चुका है, ऑलरेडी 1000 पॉइंट ऊपर है। ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में हुई है, हालांकि अभी भी कहूँगा 8 लाख शेयर बैंक निफ्टी में खड़े हैं कॉल्स में 18000 के लेवल पर, तो 18000 के नीचे तो अब जाना बहुत मुश्किल है एक्सपायरी के पहले, तो अभी भी जगह है। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिवली साइज के लिहाज से वो 70-75 लाख शेयरों की निफ्टी में खड़ी है, तो मुझे लगता है अभी भी निफ्टी में एक मूव और 100-125 पॉइंट का आना बाकी है। यहाँ 9250 से जो 9325 9375 की रेंज तक निफ्टी को ले जा सकता है, और बैंक निफ्टी 18500 के ऊपर जो बंद हो गया तो ये 19200 300 तक जाने की ताकत रखता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन क्लियर कट अभी भी शॉर्ट कवरिंग भी है और साथ ही फ्रेश खरीदारी भी। दीप, बिल्कुल, तो शॉर्ट कवरिंग भी चल रही है, फ्रेश खरीदारी भी चल रही है। आपको लेवल्स भी मिल गए जिसके नीचे एक्सपायरी होना अब तो इम्पॉसिबल लग रहा है, और आगे यहाँ से और गेन्स ही आने वाली हैं। कुछ और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है तो थोड़ी और तेजी आ सकती है, हालांकि इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ गई है तो ये कंपेरेबल हो या नहीं हो वहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी। बट हाँ, मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है इस समय बाजार में। चलिए देखते हैं किस तरह की आज की क्लोजिंग होती है। अदानी पोर्ट्स, इसके बारे में हमने सुबह बात करी थी, 320 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, अब रेजिस्टेंस तोड़ के उसके ऊपर आया है। जय, अदानी पोर्ट्स पर कोई मूवमेंट देखेंगे इस समय? तो अगर जहां तक मैं अडानी पोर्ट्स देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा क्लियरली एक हाई टॉप हायर बॉटम बहुत ही स्मूथली बना रहा है ये स्टॉक, अपर स्लूपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स खास करके हम देखें दीप, तो ये भी क्लियरली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ चल रहे स्टॉक।
क्लियरली अगर आप देखें तो अपनी शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेजेस है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आवरली मूविंग एवरेजेस जो है शॉर्ट टर्म की, वहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है और वही सपोर्ट के साथ, वही स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक बने रह सकते हैं, बाई कर सकते हैं। 315 जो लेवल है नीचे की तरफ वो अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 335 से लेके 40 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे दिखा सकते हैं। 340 के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए दीपांशु। ओके, तो 340 के आसपास अभी भी आ सकता है अदानी पोर्ट्स। नजर रखिए, लगातार 2-3 दिनों से मूवमेंट्स दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी हमने खरीदारी देखी थी, फिर ऊपरी स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आई है, 1450 तक गया था, अब 5 रुपए नीचे भी आया रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट ऑफकोर्स उसकी वजह से आपने इंडेक्स पर भी मूवमेंट आते हुए देखा है, तो वहां पर भी आप नजर रखिए जिस तरह का एक्शन बनते हुए दिख रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, वागले साहब, इसने आज इतना पार्टिसिपेट नहीं करा है, यहाँ पर कुछ संकेत हैं जिस तरह की बाकी NBFCs में खरीदारी आ रही है, क्या LIC हाउसिंग फाइनेंस कैचअप रैली की देख सकता है? दीपांशु 250 तक की अपसाइड में देख रहा हूं, अभी 242 243 है, एक 2-3% की ट्रेडिंग अप हुए है, वहां पर ये स्टॉक अटक सकता है। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वॉल्यूम्स कम है, तो उसके पार निकलने के बाद मैं 265 तक की बात करूंगा। और मेरे पास एक कॉल है, अगर आप बिल्कुल बजवाएंगे तो। जी सर। बाय करके चलना है टाटा केमिकल्स 290, 450, 295 के करंट भाव से नीचे आता है तो 293 तक ऐड करें। मेरा स्टॉप लॉस 290, 150 का होगा। मेरा पहला टारगेट 303 का है, दूसरा टारगेट 306 का है। मुझे लगता है ये कल तक आ जाना चाहिए। ये है आपके लिए आज और कल तक के टारगेट 303, 306 और टाटा केमिकल में खरीदारी करने की राय 291 हाफ के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको तेजी करनी है 290। लेकिन ये तो फ्यूचर का दाम 309 चल रहा है। वागिल साहब, ये लेवल्स आपने कौन से दिए? 298, 295 के? नहीं अनिल जी, ये जून के लेवल्स है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में आप मई में ट्रेड कर नहीं सकते। ये जून फ्यूचर्स के लेवल्स है, मैंने जून फ्यूचर्स के लेवल्स दिए हैं। ओके, जून फ्यूचर्स के लेवल हैं आपके लिए। चलिए, तो वागिल साहब ने आपको बिना मेहनत किए पहले से जून के दे दिए, तो आपको टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, ये है आपके लिए टाटा केमिकल में। आइए अब बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ रुख करते हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। स्वाति, स्वागत है आपका। बताइए क्या है बड़ी खबर? बड़ी खबर NBFC सेक्टर से जुड़ी हुई है, जैसा कि हम बता रहे हैं थोड़ी देर से, और ये खबर बेसिकली RBI की तरफ से हमें पता चल रहा है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को एक बहुत बड़ी राहत यहाँ मिल सकती है। जो RBI सोच रहा है और करने की पूरी तैयारी कर रहा है वो ये कि गोल्ड के बदले लोन रेशियो को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप देखिए तो लोन टू वैल्यू रेशियो फिलहाल 75% है और उसको बढ़ाकर 85% करने की बात हो रही है। और सरकार, इनफैक्ट RBI इस पर एक डिसीजन जल्द ही लेने की तैयारी में है। तो ये बहुत बड़ी राहत देगा गोल्ड लोन जो देती हैं कंपनियां उनको। तो बेसिकली लोन टू वैल्यू रेशियो RBI फिक्स करता है फॉर NBFCs या बैंक्स जो कि लोन देते हैं अगेंस्ट गोल्ड। तो वो 75% से बढ़कर 85% तक बढ़ाने की बात यहाँ हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि जो मॉरेटोरियम में पीरियड में जो ब्याज होता है वो ना देने पर भी NPA उसको नहीं माना जाएगा। जो मॉरेटोरियम के पीरियड की ब्याज की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छी खबर आ रही है NBFC सेक्टर के लिए, खास करके उन कंपनीज को जो लोन गोल्ड के अगेंस्ट देती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी राहत के संकेत आ रहे हैं जहां तक NBFCs का सवाल है। अनिल जी, किस तरह से रीड करें, क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली जो LTV लोन टू वैल्यू रेशियो बढ़ाने की बात हो रही है 75% से 85%। सर बिल्कुल दीप, ये तो मैं कहूँगा कि इन कंपनियों के लिए और गोल्ड के बदले लोन लेने वाले लोगों के लिए संजीवनी है। पहले आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, RBI ऐसा करने पर क्यों सोच रही है। क्योंकि इस वक्त देखिए सब लोगों की कमाइयाँ हैं कम और गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं ज़्यादा, और जो लोग गोल्ड लेकर गोल्ड के बदले में लोन लेना पसंद करते हैं, और हाँ आप अब तो खैर पूरे हिंदुस्तान में होता है, लेकिन दक्षिण भारत में साउथ में ये प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए आपने देखा होगा मुथूट, मनापुरम जैसी ये जो दिग्गज कंपनियां हैं ये साउथ से ही बिलोंग करती है, और अब इनकी पूरे देश भर में आप ब्रांचेस देख रहे हैं।
पॉइंट सिंपल है कि अब जब लिक्विडिटी की समस्या है, लोगों के पास पैसे नहीं है, एनबीएफसीज के पास पैसे नहीं, तो क्या किया जाए? और उसके लिए आरबीआई ने बहुत अच्छा मन बनाया, जैसा कि स्वाति बता रही है, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला हो सकता है कि अभी तक आप जितना सोना लेते हैं उन सोने के बदले में 75% तक का लोन दे सकते हैं। इस 75% को 85% कर दिया जाए और 10% बढ़ा दिया जाए, तो इससे होगा ये कि आप ज़्यादा लोन दे पाएंगे और कंज्यूमर उतने ही सोने पर ज़्यादा लोन ले पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ी हुई कि अब कंज्यूमर ज़्यादा लोन दे पाएगा। और 10% ये इंक्रीज होने का मतलब मैं आपको बताऊं, मनापुरम और मुथूट के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है कि जो लोन एक्स्ट्रा वो दे पाएंगे इस 10% एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो पर, उसमें मुथूट के लिए 28 से 30% नेट प्रॉफिट इनका बढ़ता है। और अगर यही आप माफ कीजिए मनापुरम के लिए 28 से 30% इनका मुनाफा बढ़ता है और मुथूट के केस में भी 21 से 27% इनका मुनाफा बढ़ता है। तो ये रेशियो अगर बढ़ता है, जो आरबीआई सीरियसली सोच रही है, जैसा कि स्वाति अपने सोर्सेज से खबर लाकर बता रही है, तो इन दोनों कंपनियों के लिए बड़ी संजीवनी का काम करेगा, बहुत जबरदस्त होगा। अगर 20 से 30% मुनाफा खाली रेशियो बदलने से इस वक्त कंपनियों का बढ़ जाए और ये बिना एडिशनल फंड के ज्यादा कारोबार कर पाए, तो इससे बढ़िया बात हो क्या सकती है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही जबरदस्त चीज जो है, जो शायद आरबीआई करने जा रहा है। और दूसरी बात ये, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो स्वाति बता रही है वो ये कि अगर मोरेटोरियम पीरियड में लोग अपना ब्याज नहीं भर पाते हैं, तो इस ब्याज को एनपीए नहीं माना जाएगा। जो ब्याज नहीं चुका पाए उसे एनपीए नहीं माना जाएगा। प्लस जो एडिशनल 10% आपको लोन की जो छूट दी जा रही है, उसमें ब्याज को जोड़ दिया जाएगा। समझिए जैसे आपने 100 रुपए का सोना देकर 75 रुपए लोन लिया, अब आरबीआई ने अगर रूल बदला, कह दिया कि 85 का आप दे सकते हैं। अब उसमें सोचिए कि अगर आपका 3 रुपए ब्याज देना बाकी था और आप ब्याज नहीं भर पाए, तो उसको लोन में ही जोड़ दिया जाएगा। तो अब आपका लोन 75 नहीं 78 रुपए हो गया और आप 7 रुपए 6 रुपए का 7 रुपए का और एडिशनल लोन उसी सोने पर इन कंपनियों से ले सकते हैं। तो एक तरफ एनपीए नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ आपका लोन अमाउंट बढ़ गया, या जो ब्याज नहीं मिला वो भी लोन अमाउंट में जुड़ गया, उस पर भी आपको ब्याज की कमाई होगी और एडिशनल आपका डिस्बर्समेंट भी हो गया। तो ये बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन इन दोनों कंपनियों के लिए बन रही है। स्वाति, क्या उम्मीद की जाए, कब तक ये घोषणा होने की उम्मीद है? आरबीआई इस पर कब तक फैसला लेगी? जल्दी फैसला लेने की बात हो रही है। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो डिस्कशंस एकदम फाइनल स्टेजेस पर हैं, तो एग्जैक्ट टाइमलाइन बोलना मुश्किल है, बट ये बहुत जल्द आपके सामने आ सकता है। हो सकता है इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तक उम्मीद आप इसकी कर सकते हैं। ओके, तो बहुत जल्दी हो सकता है इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक इस पर फैसला होता दिखे। तो ये बड़ी खबर है दीप, जो स्वाति लेकर आई है, और ये वाकई में गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसी के लिए एक बड़ी राहत का काम करेगी। गोल्ड के सामने लोन देने वाली कंपनियों के लिए बड़ी राहत का काम करेगी। ये एक बहुत ही बढ़िया बोनांजा इन दोनों कंपनियों के लिए हो सकता है। इसी पर एक राय ली जाए, मुथूट फाइनेंस, मुथूट तो मेरे ख्याल से अभी किसी का बाय रिकमेंडेशन किरण जी का था। किरण जी, आपका टारगेट क्या 840? आपका टारगेट तो आ चुका है, 865 870 का टारगेट कल तक आने की संभावना रखा जाए इसे, और साथ ही मनापुरम पर भी अपनी राय दें। अनिल जी, मुथूट फाइनेंस पहला टारगेट आ चुका है, पर दुख की बात यह है कि मेरा उसके पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो ये खबर थोड़ी देर बाद आ गई। मेरा 820 का स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर होने के बाद वापस एक बार जो बाउंस बैक आ गया उसमें एक टारगेट अचीव हो गया है। पर मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है। अभी अगर किसी ने रोल ओवर किया होगा तो मेरा मानना है कि अभी मेरा स्टॉप लॉस 828 का रखना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, और मेरा टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो कल परसों तक देखने को मिल जाना चाहिए वो 872 का। ये मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस पर और मनापुरम पर आए दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ 5% की बड़ी तेजी मनापुरम और मुथूट दोनों के लिए। और मुथूट के लिए तो मजबूती वाला बात है ही है, मनापुरम के लिए भी ये ज़्यादा अच्छा है प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। मनापुरम के लिए ज़्यादा अच्छा है, मुथूट के लिए भी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दोनों कंपनियों के लिए ये एक बढ़िया खबर आती हुई। दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो बढ़िया खबर आती हुई एनबीएफसीज के, स्पेशली जो गोल्ड लोन एनबीएफसीज हैं वहां पर नजर रखिए। 5.5% की तेजी आपको मनापुरम में दिख रही है, और मुथूट थोड़े डिप के बाद वहां पर भी वापस एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रखिए, अच्छी गेंस आती हुई दिख रही हैं इस समय, मुथूट, मनापुरम दोनों ही स्टॉक्स पर। फेडरल बैंक, थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, इनकी भी एक गोल्ड लोन बुक है, हालांकि इतनी एक्सटेंसिव नहीं जितनी एनबीएफसीज की है, और सेंटिमेंटल इम्पैक्ट थोड़ा दिखता हुआ यहाँ पर दिख सकता है।
सकता है, वैसे कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं होगा, बट वहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं जहाँ तक इस मूव का सवाल है। तो काफ़ी सारी अच्छी खबरें आ रही हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए, और शॉर्ट कवरिंग रैली की वजह से भी आप देख रहे हैं कि वायदा कारोबार में इस समय टॉप 10 स्टॉक्स सब के सब बैंक्स या फिर एनबीएफसीज हैं। चलिए एक्सपायरी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको एक और ट्रेड ले लेते हैं। एक्सपायरी का ऑप्शन सुमित बगड़िया से बिगुल के बाद। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए सर क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। मार्केट्स में बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिला है। सुबह हमने जो स्टॉक्स दिए थे उनमें टारगेट अचीव हुआ है, ग्रेन्यूल्स में टारगेट अचीव हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट अचीव हुआ है। तो अभी जो दो स्ट्रेटेजी हम लेके आए हैं ऑप्शंस के अंदर, वो दोनों बाय साइड का ही है। पहला स्ट्रेटेजी इंडेक्स में है, दूसरा स्ट्रेटेजी स्टॉक में है। तो पहले मैं एक बार इंडेक्स का स्ट्रेटेजी बता दूं। अभी इंडेक्स की स्ट्रेटेजी बताइए। जी बिल्कुल। तो इंडेक्स के अंदर निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिला, और अभी भी जिस तरह का मूव सस्टेन कर रहा है इन लेवल से, उसको देखते हुए लगता है कि अभी कल के दिन तक और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो कल वाली निफ्टी की 9250 की कॉल अभी चल रही है 70-80 के आसपास। थोड़ी देर पहले 50-60 थी, तब मैंने इनिशिएट किया था, तो लोअर लेवल पे मिल जाती है तो अच्छा रहेगा, वरना अभी सीएमपी पे भी ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा स्क्रीन पे सही नहीं दिखेगा। ऊपर में टारगेट होंगे इसके 120 से लेके 140 के, 50 से 60 के बीच में मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है। 9250 की कॉल 28 मई की लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 120 से लेके 140 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए निफ्टी पर राय। कल की एक्सपायरी की 9250 की कॉल खरीदनी है। ये तो रही इंडेक्स की बात। स्टॉक्स में क्या रेकमेंड करेंगे सुमित जी? स्टॉक्स में दीपांशु बैंकिंग स्टॉक है, पीएसयू बैंक स्टॉक। बैंक निफ्टी बहुत मजबूत है और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अभी मूव थोड़ा सा ही आया है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। और यहाँ से कैनरा बैंक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 82.50 के आसपास इसका स्पॉट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 78-79 नीचे में कैनरा बैंक का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 1 से 2 दिनों में कैनरा बैंक में यहाँ से अच्छा खासा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, और 88 से 90 रुपीज तक का मूव मेरे को लगता है कैनरा बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। इसके लिए कैनरा बैंक का जून सीरीज का 85 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, जो कि अभी 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैनरा बैंक 85 का कॉल जून सीरीज का खरीदारी करें 6 रुपए के आसपास। 3 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, और जिस तरह का मूव कैनरा बैंक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर वो आ जाता है तो इस कॉल का टारगेट ऊपर में 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक हमको देखने को मिल सकता है। 10 रुपए पहला टारगेट, 12 रुपए दूसरा टारगेट, 3 रुपए के स्टॉप लॉस से 85 का जून का कॉल खरीदारी करें। बिल्कुल। तो कल की एक्सपायरी के लिए निफ्टी का 9250 का कॉल खरीदें, और जून सीरीज का कैनरा बैंक का 85 कॉल खरीदें। ये राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमें एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, प्राइवेट बैंक्स में अच्छा मूव है, एनबीएफसीज में अच्छा मूव है, तो पीएसयू बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन आना चाहिए। आज भी आ रहा है, पर उतना सिवियर पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है जितना आप अब बाकी बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम से देख रहे हैं। देखते हैं किस तरह की मूव यहाँ पर आते हुए दिखेगी आपको, पर बढ़िया एक्शन जरूर इस समय बाजार में आपको आते हुए दिख रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या मूव हो रहा है। सन फार्मा की हम बात कर रहे थे, इसके नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले स्टॉक में एक्शन इस समय तो कुछ नहीं हो रहा है, हालांकि कंसोलिडेशन जोन में जरूर आ गया है, पर किस तरह के नंबर्स आएंगे, क्या मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर रहेगी बाजार की, ये पूरा अनुमान तैयार है देवांशी के पास। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार सन फार्मा से थोड़े से अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। सारी ज्योग्राफीज इस बार थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही है, सिवाय कि यूएस कारोबार, क्योंकि आप देखिए पिछले साल अगर आप देखिए तो ऊंचा बेस था यूएस कारोबार में, और इसके चलते इस बार आपको बहुत ज़्यादा गेन्स नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट 15 से 20% तक की गिरावट देखने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। लेकिन अगर आप कामकाजी मुनाफा और मार्जिन देखें तो लग रहा है कि ओवरऑल 60% तक की बढ़त हम कामकाजी मुनाफे में देखेंगे। इस बार जो खर्च है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, और इसके चलते कामकाजी मुनाफे को थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। मार्जिन आप देखिए 14% से बढ़कर 20% होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है, और मुनाफे को टैक्स से थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इसके चलते करीब 40% तक की बढ़त का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, भारतीय कारोबार से थोड़ा सा सहारा मिलेगा,
और इमर्जिंग मार्केट्स में भी हम देखेंगे जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो देखने का अनुमान जरूर बनता हुआ दिख रहा है। अब जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उनके जो स्पेशलिटी कारोबार है वहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस होता हुआ दिख रहा है, क्या गाइडेंस बनती हुई दिख रही है प्रोडक्ट पाइपलाइन की, कोरोना वायरस के चलते क्या कोई नए प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं, क्या कोई कंपनी ट्रायल्स कर रही है या नहीं, और साथ ही उनके जो हलोल प्लांट है उस पर क्या अपडेट्स हैं, कब तक क्लियरेंस मिल सकती है, इस पर भी नजर रहेगी। कुल मिला के अच्छे नंबर्स का अनुमान जरूर बनता हुआ। ओके और इस बीच नितिन जी हमारे साथ तैयार है अपना छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के साथ, और उसके बाद आज विश्वेश जी भी स्पेशल आपको देंगे कॉल्स। विश्वेश जी देने वाले हैं आपको BTST कॉल्स, थोड़ी देर में उनके भी आएंगे। उससे पहले नितिन जी के लिए बिगुल छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं सर। जी BPCL जिसमें आज करीब 37% इस एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, मुझे लग रहा है इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है और ये और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसमें अगले महीने की जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी 330 वाली जो 19 रुपए की मिल रही है, ये लेने की सलाह होगी। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 14 रुपए पे और टारगेट रखेंगे करीब 32 रुपए पे, यानी जो 19 रुपए का है अभी कॉल ऑप्शन 330 वाली, 32 का टारगेट होगा और 14 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ओके 330 रुपए वाला जून का कॉल ऑप्शन मिलेगा आपको 19 रुपए के आसपास, 14 रुपए का स्टॉप लॉस, 32 रुपए का टारगेट। 19 रुपीज में एंट्री कीजिए, 14 का स्टॉप लॉस, 32 का टारगेट। BPCL जून कॉल 325 अभी लगभग 327 के आसपास चल रहा है। ये है राय ऑप्शन खरीदने की नितिन जी की। नितिन जी दूसरा ऑप्शन? ये जी एक ऑप्शन ही आज लेकर के चल रहे हैं 330 की कॉल ऑप्शन। ठीक है ओके, काम करे गुण आ जाए तो एक ही काफी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए BPCL का एकमात्र ऑप्शन है नितिन जी की तरफ से। और इस बीच KPIT टेक के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी चार्ट तैयार कर लीजिए। मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ दिख रहा है। तो मुनाफे का आंकड़ा तो ठीक है, लेकिन स्टॉक में एक्शन अभी तक आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि बाकी डिटेल्स देखना बाकी। तो थोड़ी देर में आपके सामने बाकी डिटेल्स भी आएंगे, लेकिन तब तक डिटेल्स आए मैं एक बार कुणाल जी से चार्ट्स ले लूँ। कुणाल जी चार्ट्स बताइए KPIT टेक के लिए क्या लेवल से अहम है? हाँ जी देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक बहुत ही लिक्विड हो गया है और इन स्तरों पर मेरी राय में इसमें अवॉइड करना चाहिए। कोई खास ट्रैक्शन बनता हुआ चार्ट पर नजर नहीं आता। एक स्टिफ रेजिस्टेंस है 44 रुपये 80 पैसे की, जो मुझे लगता नहीं आसानी से पार होगी। तो इन स्तरों पर मेरी अवॉइड करने की राय है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उन्हें भी उछाल का इस्तेमाल निकलने के लिए करना चाहिए। तो उछाल में एग्जिट करें, निकलें, ये राय है KPIT टेक में। इस वक्त तक कुणाल जी की तरफ से ज़्यादा दम नहीं है। आय 501 करोड़ से बढ़कर 556 करोड़ आई है। थोड़ी देर में विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल हमें आशु सर के लिए भी बजाना है। वो भी आपको एक BTST कॉल देने वाले हैं, लेकिन 44.50 ये है लेवल। 45 रुपये 3.5% तक की मजबूती अब KPIT टेक में होती हुई दिख रही है। 500 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ के आसपास 10% की बढ़त आपको दिखेगी आय में, और मुनाफा भी लगभग 20% बढ़ता हुआ। तो नतीजे ठीक दिख रहे हैं पहली नजर में, तो कम से कम ये कह सकते हैं। आइए बिगुल इस वक्त आशु सर के लिए पहले और उसके बाद विश्वेश जी। आशु सर बताएं सर। अनिल जी 2 BTST कॉल्स है। एक तो कॉल है जिंदल स्टील, कुछ टाइम से चल रहा है, उसमें मूव आ चुकी है, लेकिन मुझे भी लगता है अभी भी ये 111-112 का रेट जो है फ्यूचर का लेना चाहिए 105 के स्टॉप लॉस से और 125 रुपए का टारगेट। एक आध दिन से आज अनिल जी जितनी बड़ी मूव आई है हमने देखा कि मेटल्स उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो साइड लाइंस पे हैं। मुझे लगता है कि जो भी ये शॉर्ट कवरिंग आ रही है उसमें कल भी हमारे को एक रोटेशन देखने को मिलेगी कि आज जो बहुत सारी BTST सब लोग करके जाएंगे, अगर फाइनेंशियल में तो हो सकता है कल फाइनेंशियल ठंडे हो और कुछ और चले। तो अनिल जी 2 BTST है। एक तो जिंदल स्टील जो 111-12 का फ्यूचर लेके जाना है, 105 रुपए का स्टॉप लॉस है और 125 रुपए का टारगेट है। दूसरी BTST है अनिल जी वोल्टास। वोल्टास का भाव है 462-63 रुपए का फ्यूचर, ये 450 रुपए के स्टॉप लॉस से लेके जाना है और 490-95 रुपए का टारगेट है। वोल्टास में भी अब एक मूव आएगा। अनिल जी दोनों स्टॉक्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, पॉजिटिव हैं भी, और जो ब्रेकआउट भी दिख रहा है इनके अंदर, मूव भी दिख रहा है। और उसका रीजन यही है अनिल जी, चर्न होता है। चर्न आज की डेट में 2-3 दिन में इतनी जल्दी होता है कि जिसपे बहुत ज्यादा पब्लिक का फोकस होता है, कोई दूसरी चीज चल जाती है। तो मुझे लगता है कि वोल्टास में भी वो मूव आने वाला है और हमारे को जल्दी ही देखने को मिलेगा।
ओके, तो ये है दो बेहतरीन कॉल आशु सर की तरफ से। JSPL खरीदें 112 रुपए में, 105 का स्टॉप लॉस, 105 125 का टारगेट। ये है BTST के तौर पर 1-2 दिनों के लिहाज से। वोल्टास यहां पर खरीदारी करें 465 के आसपास, 450 आपका स्टॉप लॉस, 490 495 के दो टारगेट के लिए। ढेर सारा एक्शन और है। विश्वेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो देंगे अपना BTST कॉल और उसके ठीक बाद जय ठक्कर और फिर उसके बाद आपको पिक ऑफ द डे भी मिल रहा है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से, और भसीन साहब भी आपको BTST कॉल्स देने के लिए तैयार है। ओहो, ढेर सारा एक्शन है। जल्दी से बिल्कुल विश्वेश जी के लिए। बताएं सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट वापस 9300 आएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 8800 बेस है हमारे लिए, तो खरीदारी करनी चाहिए। पहला स्टॉक है काफी दिनों बाद आज बहुत ही अच्छे वॉल्यूम और OI के साथ में मूव कर रहा है, वो है विप्रो में खरीदारी करिए। जिस हिसाब से स्टॉक में पैटर्न में ब्रेकआउट हो रहा है और नैस्डैक वहां पे नए हाई बना रहे हैं, मुझे लग रहा है IT में मूवमेंट आया ही नहीं है। तो अगर मैं एक फंड मैनेजर हूँ, मुझे कहीं ना कहीं स्टॉक पार्क करना है, तो मुझे कुछ खरीदना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विप्रो में मूव जो आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया। तो 195 एक्चुअली मैंने मैसेज किया था, लेकिन अभी 202 हो गया। अगर आप यहाँ पे भी खरीदते हो तो 194 का स्टॉप लॉस रखिए मॉडिफाई करके। पहला टारगेट 210 का होगा, दूसरा टारगेट 220 का होगा। आज के दिन में विप्रो का जो डेटा है और जो कैंडल फॉर्मेशन है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक इज गोइंग टू आउट परफॉर्म इट्स टेक्नोलॉजी पेयर इन अपकमिंग वीक्स। तो विप्रो खरीदने की सलाह होगी 194 के स्टॉप लॉस के साथ। 210 220 दो टारगेट रहेंगे। ओके, तो परफेक्ट। विप्रो में तेजी करने की राय। स्टॉक है 5% 6% मजबूत। विश्वेश जी एक ही स्टॉक है और भी है? एक और है सर, एक और है, बहुत जोर से है। अच्छा एक मिनट, विप्रो का स्टॉप लॉस 190 है या 195? सर मैंने 190 पे दिया था, तभी 190 का स्टॉप लॉस था, क्योंकि हमने थोड़ा लेट एयर किया है, तो अभी 194 का स्टॉप लॉस करिएगा सर। राइट जी, 194 का स्टॉप लॉस। और ये फ्यूचर्स के लेवल है। विप्रो 201 रुपए के आसपास चल रहा है, 202 की रेंज में यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 210 220 ये दो टारगेट के लिए यहाँ पर आपकी राय खरीदारी की। ओके, और इस बीच सन फार्मा के रिजल्ट आए। में विश्वेश जी 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। 887 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, उसके सामने 400 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा है, लेकिन ढेर सारे एडजस्टमेंट होते हैं, स्टैंड अलोन होते हैं, कंसोलिडेटेड होते हैं, तो थोड़ा सा आराम से देखिए, एकदम उछल कूद मत करने लगिए। रिजल्ट देखते ही मुनाफे का आंकड़ा देखकर पूरी डिटेल्स पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद एक्शन लें। विश्वेश जी लाइन पर हैं। विश्वेश जी तब तक विश्वेश जी आप लाइन पर रहिए। एक बार मैं जल्दी से सन फार्मा के रिजल्ट बता दूँ। जी हाँ, सन फार्मा के रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 400 करोड़ रुपये का मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। तो पहला आंकड़ा जो आपकी स्क्रीन पर है वो है मुनाफे का 400 करोड़। जल्दी से जब तक बाकी डिटेल्स आए, कुणाल जी तैयार हैं? आप बताइए चार्ट्स लेवल्स। देखिए अनिल जी, इसमें जो रेंज है सन फार्मा के लिए वो 470 रुपए से 456 रुपए की रेंज है, और इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर 466 का लेवल इंट्राडे में पार होता है तो 466 के ऊपर ही नई परचेज करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो 454 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 454 के नीचे सन फार्मा कमजोर हो जाएगा और आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में 454 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं और खरीदारी करें 466 के ऊपर। 466 के ऊपर खरीदारी करें, 454 का स्टॉप लॉस रखें। 454 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 454 आया है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तेजी की पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। 454 के नीचे आता हुआ दिखा है कुणाल जी। बिल्कुल अनिल जी, 454 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार के लिए कमजोर हो जाएगा और फिर 440 पर ही अगला बड़ा सपोर्ट है। तो 454 के नीचे डेफिनेटली अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं तो आपको एग्जिट करना चाहिए। चलिए, ये है आपके लिए सन फार्मा पर राय इस वक्त आती हुई। आय 7,160 करोड़ से बढ़कर 8,180 करोड़, ये है आय का आंकड़ा सन फार्मा में आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो 260 करोड़ का एक मुश्त घाटा भी लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी 260 करोड़ का एक मुश्त घाटा आप जोड़ भी देंगे तब भी रिजल्ट 887 करोड़ के सामने थोड़े कम ही दिख रहे हैं शायद, इसीलिए बाजार थोड़ा सा निराश इस वक्त हो रहा है इनके नतीजों को देखकर। लेकिन विश्वेश जी की कॉल सुनकर आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। पहला उन्होंने दे दिया है विप्रो, दूसरा बताएं विश्वेश जी कौन सा है आपका?
देखिए, मैं काफी टाइम से 2-3 स्टॉक्स पे बुलिश था और मैं कॉन्स्टेंटली मेंशन कर रहा था, नाम उसी में से है। इनफैक्ट पहली बार जब हमने इनिशिएट किया था 490 पे इनिशिएट किया था, आज है उसका 565 का प्राइस और स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम में जिस हिसाब से आज के दिन में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है, और ये जो मैं अनिल जी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सारे ऐसे स्टॉक जो गिरे और जिन्होंने इंडेक्स के साथ में नए लोन नहीं बनाए और जिन्होंने अभी वो जो रीसेंट हाई निकाल रहे हैं, उन स्टॉक में जोश है और उन सब स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो ये इंडिकेट करी कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एक कॉन्ट्रेरियन जो वैल्यू बायर है वो बाय कर रहा है। और जिस हिसाब से आज ग्रासिम में बाय हो रही है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड 600-630। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय करते हैं अनिल जी, तो 560 पे खरीदारी की सलाह थी। 545 का स्टॉप लॉस था, पहला 580 का टारगेट, दूसरा टारगेट है 600 रुपए का ग्रासिम का कंसोलिडेशन। और देखिए, जितने भी मेरे स्टॉक होते सर, मैंने ECC रिकमेंड किया था या मैं बैंक निफ्टी या जो भी करता हूँ, मैं बहुत ही सोच समझ के डेटा के अनुसार पोजिशनल व्यू देता हूँ। तो कई बार क्या होता है, अगर शॉर्टर टर्म में आप प्रॉफिट बुक करके नीचे मिलता है तो फिर भी खरीदना चाहिए। तो व्यू बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत डेटा एनालिसिस के बाद होता है। मुझे लग रहा है ग्रासिम में बहुत बड़ा मूव पेंडिंग है। अरे सर, देते तो सब लोग ऐसे ही हैं जैसे आप दे रहे हो, वो तो बाद में पता चलता है ना कि कितना सही गया कितना गलत गया। आप समझ रहे मेरी बात? नहीं सर, नहीं, लेकिन आपके कॉल तो लाजवाब है विश्वेश जी, बिल्कुल बहुत ही शानदार। तो विप्रो और ग्रासिम 2 बेहतरीन स्टॉक चुने हैं विश्वेश जी ने खरीदारी करने के लिए। आज सर विश्वेश जी ने कहा कि आज मुझे ये BTST कॉल्स देने, तो हमने कहा बिल्कुल स्वागत है, आपको फ़ोन पर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वेश जी दोनों कॉल्स देने के लिए। आइए, इस बीच हम जय ठक्कर जय सर हमारे साथ तैयार हैं अगला ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देने के लिए। तो जय सर के लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं सर। कि मैं कहूंगा, मैं आशु जी से इनफैक्ट मैं सहमत हूँ एक पॉइंट पे निफ्टी मेटल इंडेक्स को लेकर, बिकॉज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से कंसोलिडेशन निफ्टी मेटल इंडेक्स में हमें देखने मिला था, लगभग मैं कहूंगा अनिल जी 1 महीने पहले, मतलब 20 अप्रैल से अगर आप देखें, सो क्लियर कट एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स में। लगभग 1850-1900 का लेवल नीचे, ऊपर में कहीं ना कहीं 1600-1650 का लेवल नीचे। तो ये 200-300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी मेटल इंडेक्स फंसा हुआ था। और आज के ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट अनिल जी मैं कहूंगा, जो एक रनिंग ट्रायंगल पैटर्न हम कहते हैं, वो पैटर्न कंसोलिडेशन में आज निफ्टी मेटल इंडेक्स में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 200-250 पॉइंट का एक मूव, एक ब्रेकआउट आया है, तो मैं कहूंगा उतना मूव तो हमें ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। 1750 के ऊपर निकला है, तो मैं समझता हूँ कि 1950 से लेकर 2000 तक के लेवल्स निफ्टी मेटल में देखने मिलेंगे। इसीलिए नालको एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं कहूंगा कि एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जून का 30 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना चाहिए अनिल जी, जो भी मिलेगा आपको ₹1.10 के आसपास। इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, नीचे में करीब 50 पैसे का मैं कहूंगा अनिल जी, बट टारगेट के ऊपर में बनेगा। बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 28-60 के आसपास जो नालको ट्रेड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हो जाएगा 32 से लेके 33-50 तक। और 32 से 33-50 होता है अनिल जी, तो ये जो कॉल ऑप्शन है उसका 30 वाला जून का, वो करीब करीब ऊपर की तरफ हो जाएगा 2.75 से लेके 3.25। तो 2.75 एंड 3.25 ये 2 टारगेट्स के लिए नालको का 30 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 50 का। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा और ऐड करूंगा अनिल जी, कि इसमें अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो बहुत ही मैं कहूंगा प्राइस ऊपर है 4% कहीं ना कहीं, और 18-19% मैं कहूंगा ओपन इंटरेस्ट में हमें एक गिरावट देखने मिली है। तो क्लियरली दिख रहा है कि मेटल स्टॉक्स और मेटल इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट हो चुका है आज से। सो आशु जी की वो बात से मैं भी सहमत हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक जोर का मूव देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त नेल्को का 30 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, 28.50 पर अभी चल रहा है, 28.75 पे 30 रुपए वाला जून का कॉल ऑप्शन ₹1 के आसपास मिलेगा, 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 2.25 से 3 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं इस वक्त। और एक और अच्छी राय दी कुणाल जी ने कि और डाबर भी रिजल्ट्स आ गए, डाबर के रिजल्ट्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाइए डाबर वाले सारे लोग जिनके पास डाबर में पोजीशन है। रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त डाबर के आपके सामने, वो मैं रख दूँ। डाबर 281 करोड़ का मुनाफा, 377 करोड़ का अनुमान था, तो पहली नज़र में जो रिजल्ट हैं वो आपके लिए उम्मीद से कम है। नतीजे मुनाफे के लिहाज से 281 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है, ये है आपके लिए डाबर का रिजल्ट। कुणाल जी चार्ट तैयार कीजिए, मुझे मालूम है मुझे आपके पास आना है पिक ऑफ द डे के लिए भी, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार मुझे डाबर के चार्ट्स बता दीजिए।
अरे जी देखिए, चार्ट कमजोर हुआ है कुछ और एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि होगी जब ये 424 के नीचे ट्रेड करने लगेगा। तो मुझे लगता है कि 424 के नीचे अगर फ्यूचर ट्रेड करे तब लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करें, अदरवाइज होल्ड करना चाहिए। तेजी करें अगर ये 429 रुपए के लेवल्स को पार करे, जो कि अभी अभी करता हुआ दिख रहा है, तो अगर 429 के ऊपर टिक गया तो बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है एक बार 436 रुपए तक का मूव आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो 429 के ऊपर बाय करें, 427 रुपए का 2 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें और ऊपर 436 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर के लिए राय। कुणाल जी, राकेश जी, आप तैयार हैं आपके पिक ऑफ द डे के लिए? मैं क्या अभी आपके लिए बिगुल बजा दूं या थोड़ा इंतजार करना है? नहीं, बिल्कुल अनिल जी तैयार हैं, रेडी। ओके, बिल्कुल तैयार है, बिगुल भी तैयार है। और आप पिक ऑफ द डे में आजकल कुणाल जी, राकेश जी ने नया काम शुरू किया है, वो एक कल की पिक आज ही देना शुरू किया और वो सुपर हिट होती है। आमतौर पर सेम डे टारगेट आ जाता है, नहीं तो दूसरे दिन आता है। तो चलिए, बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है विप्रो पर, जिसको भी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र विश्वेश ने भी रिकमेंड किया था। बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है विप्रो का, एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल काउंटर है एंटायर आईटी स्पेस में। क्लियर नीड, बड़ा ब्रेकआउट है, मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह का मोमेंटम पिछले कुछ मिनटों में बना है विप्रो में, ऐसा लगता है, और ये क्लोजिंग के वक्त अगर मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है तो इसमें आपको डेफिनेटली कल भी एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो विप्रो खरीद करके चलने की हमारी राय है। यहाँ पर एक बड़ा टारगेट है 210 और बाद में 217, दो टारगेट्स के लिए आपको विप्रो को बाय करना है। स्टॉप लॉस 193 रुपए पर 193 पर रखें। विप्रो खरीदारी की राय है, क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, 193 ये है स्टॉप लॉस का लेवल। 200 रुपए में विप्रो में करनी है खरीदारी। टारगेट एक बार जरा फिर से बताइए कुणाल जी, राकेश जी। अनिल जी, पहला टारगेट 210 रुपए का, दूसरा टारगेट 217 रुपए का। दो टारगेट्स हैं जिसके लिए विप्रो में खरीदारी की राय है और दोनों को पसंद है, कुणाल जी, राकेश जी को भी। और थोड़ी देर पहले विश्वेश जी भी कहकर गए वहां पर खरीदारी करनी है। उनका भी टारगेट पहला 210 का है और उनका टारगेट 220 का दूसरा है। स्टॉप लॉस 194 का विश्वेश जी ने बताया था, 193 का कुणाल जी और राकेश जी बता रहे हैं। तो ये है आपके लिए बेहतरीन पिक। आइए, भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और भसीन साहब के लिए बिगुल, उनसे लेंगे हम उनकी बेहतरीन BTST कॉल्स। बताएं सर। अनिल जी, पहले तो आपको ये कहूं कि आपने कहा था 9200 के ऊपर जाना तभी मार्केट में तेजी। आपको कहा था एक्सपायरी 93, 95 के पास हो सकती है। मुझे लगता है अभी एक 100 पॉइंट, 150 पॉइंट शायद और मे बी 200 पॉइंट कल में और लिखे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एक आज का सेशन रहा है, जो एक हफ्ते की पूरी मंदी को हटा दिया है। और सबसे ज्यादा जो सबसे हेटेड स्टॉक थे बैंक्स वाले, वो सबसे लीड कर रहे हैं। तो एक बात पे तो ये बिल्कुल कहना पड़ेगा कि बैंक्स पे कल हमने जैसे अपना वी पुट आवर नेक आउट, वो बहुत बढ़िया रहा है। और ऊपर से एक और कॉल सर जो मेरी बहुत कन्विक्शन वाली रही है ग्रासिम की, वो आपको 470, 490, 515, 525 और 575 रुपए, 565 रुपए आज बिक गया सर। जस्ट टू रिमाइंड यू, बाकी में कहें तो मैं दो कॉल हैं BTST की सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बहुत ही बेहतरीन कॉल और बेहतरीन आपने कॉन्फिडेंटली कहा भी कि बाजार में बहुत तेजी और नीचे के लेवल पर लगातार खरीदारी के कॉल्स भी आपके आए हैं। आज सुबह भी बढ़िया रहे और सबसे बढ़िया बात है कि आज आपका एक भी सेल कॉल नहीं था। आज सुबह से 5 के 5 बाय कॉल आए। कल भी आपके 1 2 3 4 5 6 में से 5 बाय कॉल थे। उससे आप समझ सकते हैं कि नीचे के लेवल पर कितनी बढ़िया खरीदारी की राय आई। बताइए सर, अब BTST कॉल्स कौन से हैं? हाँ सर, BTST दोनों फाइनेंशियल है। पहला तो सबसे बड़ा दिग्गज बैंक स्टेट बैंक, जो पता नहीं 150 रुपए पहले क्यों आया है, लेकिन मुझे यहाँ से अब बहुत अच्छी इसकी रंग दिख रही है। 152 का स्टॉप लॉस रखिए, 157, 158 में लीजिए। इसका भाव मेरे हिसाब से 175 से 180 होना चाहिए सर। और फेयर वैल्यू इसकी इसलिए है क्योंकि सब्सिडीज की वैल्यू आप डालें तो स्टेट बैंक आज 25 रुपए का मिल रहा है, अगर आप इंश्योरेंस और बाकी बिजनेसेस डालें तो आई थिंक स्टेट बैंक इज अ नो ब्रेनर हियर। 153 का स्टॉप लॉस फिर भी आप रखिए।
178 to 180 का मीडियम टर्म टारगेट। ओके तो ये है आपके लिए एसबीआई में खरीदारी करने की राय। 3 बैंक अभी अभी आपको 2 बजे 2:15 बजे वसीम साहब ने दिया, आरबीएल, इंडसइंड, बंधन। तो सारे ऐसा नहीं पक्षपात है, ऐसा नहीं प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक भी वसीम साहब को पसंद है। एसबीआई 157, 158, 157, 58 के आसपास खरीदिए, 152, 152 का स्टॉप लॉस, 175, 180, 175, 180 के टारगेट के लिए। वसीम साहब और दूसरी पिक सर? हाँ, दूसरी सर LIC हाउसिंग है। LIC हाउसिंग का जो मॉरेटोरियम है उन्होंने दबाया कि लेस देन 30% है, और मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस में उनको लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड और उनके जो निम्स हैं यहाँ से दे शुड स्टार्ट टू शो पॉजिटिव ट्रैक्शन। 245 रुपए का भाव है, 45 to 46। इसमें आप 240 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन इसमें मुझे टारगेट 275 to 278 दिख रहा है। तो LIC हाउसिंग वुड बी द अदर पिक। ओके 245 अभी 250 चल रहा है, 245 250 के रेंज में खरीदें। नीचे के लिए जगह रखें, अगर 245 आए तो और ऐड करें। 240 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट एक बार बताएं सर वसीम सर, क्या बताएं आपने? 275 से 78 सर। 275 278, 275 278 का टारगेट और 240 का आपका स्टॉप लॉस, और थोड़ा नीचे के लिए इंतजार कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा भी ऐड कर लें, थोड़ा नीचे आए तो और लीजिए। 245 250 ये बढ़िया लेवल है जहां पर आपको करनी चाहिए एंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब ये बेहतरीन पिक समय देने के लिए। और थोड़ी देर में सुमित जी की तरफ से भी एक सैटेलाइट आने की तैयारी में वो आएगा, और उससे और साथ ही जब आप फ्री हों तो दीप मेरी तरफ से भी एक कल के 2000 की तैयारी रहेगी। बिल्कुल अनिल जी, तो कल के 2000 ही ले लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन सा स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं अनिल जी बिल्कुल के बाद। बताएं अनिल जी। तो दीप मैं बुलिश हूँ इस वक्त एनबीएफसी पर, और मेरी पसंद का एनबीएफसी स्टॉक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एमएनएम फाइनेंस। एमएनएम फाइनेंस इस वक्त 137.50 138 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 137 138 के आसपास इसका फ्यूचर आप खरीद सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 134 के आसपास का, 134 का, और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वजह साफ है, देखिए जितने जितने भी ग्रीन जोन हैं हिंदुस्तान में मैक्सिमम वो सारे ग्रामीण इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में जो एनबीएफसीज हैं वो अब धीरे धीरे पहले खुलती हुई नज़र आ रही है। एमएनएम फाइनेंस ज़्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड इनका बिजनेस है बाहर का, तो अब ग्रेजुअली इनके लिए ओपनिंग अब पहले हो रही है। स्टॉक पिटा हुआ है, कल एनबीएफसी का दिन हो सकता है, आज बैंक्स का दिन, आपको पता है बैंक्स के बाद एनबीएफसी। पहले कभी भी रिकवरी गिरने में सबसे आगे ये रहेंगे एनबीएफसी, नंबर 2 प्राइवेट बैंक्स, बढ़ने में नंबर 1 प्राइवेट बैंक्स, नंबर 2 एनबीएफसी। तो ये रिकवरी जो आज शुरू हुई है ये कल तक जारी रह सकती है, और ऐसे में एनबीएफसी स्टॉक कल भी आपको बढ़िया एक्शन दिखा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस लिहाज से एक बढ़िया खरीदारी आप एमएनएम फाइनेंस में आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 134 का लगाना है, और ऊपर की तरफ के टारगेट होंगे आपके लिए 144-45 का पहला टारगेट रखिए, और 150 रुपये तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है एमएनएम फाइनेंस में। 144 और 150 दो टारगेट आप रख सकते हैं एमएनएम फाइनेंस में कल के लिए। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय एमएनएम फाइनेंस में मेरी तरफ से। दीप। बिल्कुल, और एमएनएम फाइनेंस पर खरीदारी की राय आ रही है अनिल जी की तरफ से। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 145 के आपको टारगेट्स देने पड़ेंगे। चलिए स्वागत करते हैं सुमित जी का सैटेलाइट के लिए। बताइए सुमित जी, क्या रेकमेंड कर रहे हैं? दीपांशु, इसके पहले अपडेट देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी दी थी 9250 वाला कॉल निफ्टी का, जो कि अभी 104 के आसपास जाके 100 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यानी इंट्राडे में 40 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी भी कर सकते हैं और इंट्राडे वाले बुक भी कर सकते हैं, और लग रहा है यहाँ से ऊपर ही है मार्केट। इसीलिए एंड मोमेंट पे अभी एक लास्ट 15 मिनट में एक सैटेलाइट स्टॉक मिला है। स्टॉक के अंदर 215 216 का भाव अभी चल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 3% ऊपर है, और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा खासा स्पर्ट देखने को मिलेगा। रैलिस इंडिया में मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। चार्ट के अंदर स्टॉक का ब्रेकआउट है। पिछले कई दिनों से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अब स्टॉक ने पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक किए हैं, और अभी सीएमपी पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा स्पर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर में 225 से लेके 235 के टारगेट होंगे।
225 का होगा पहला टारगेट, 235 का होगा दूसरा टारगेट। नीचे में 208, 207 के आसपास का सपोर्ट है, तो 207, 208 के स्टॉप लॉस से सीएमपी पे बाय करें 225 से 235 के टारगेट के लिए रैलिस इंडिया। बिल्कुल, तो रैलिस इंडिया पर खरीदारी करिए, ये आ रही है सुमित जी की तरफ से राय। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, सैटेलाइट कॉल रैलिस इंडिया। चलिए अब बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए BTSTT का। बताएं जय। श्योर दीपांशु, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ देर पहले कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में क्लियरली एक ब्रेकआउट देखने मिला है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हमें आती हुई नजर आएगी। सो दूसरा स्टॉक जो मेटल में से आज मैं दे रहा हूँ BTST पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील फ्यूचर जून का खरीदना है मगर दीपांशु 289.70 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो क्लियरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन, जो मल्टीपल इसके स्विंग रेजिस्टेंस थे, मैं कहूंगा कि दीपांशु लगभग अगर आप देखें तो 283 के आसपास के जो लेवल्स है, लगभग 4 मई से ये लेवल्स निकालने के हो ही नहीं रहा था टाटा स्टील को। 283 से लेके 2.75 के लेवल्स निकल ही नहीं रहे थे और आज कहीं ना कहीं उसमें से हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। साथ ही साथ मैं कहूंगा अगर यहाँ पे भी अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो लगभग 7% की गिरावट देखने मिली है टाटा स्टील में। तो मैं कहूंगा शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है मेटल इंडेक्स में। जहां पे मैंने नाल्को दिया था वो टॉप गेनर हो गया, सेकंड टॉप गेनर हो गया। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं उसको और जिंदा स्टील में ऊपर नीचे हो रहा है और अब टाटा स्टील मुझे लग रहा है कि 300 से लेके 305 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। BTST पॉइंट ऑफ व्यू 300 सही रहेगा लेवल आई गेस, 3% के आसपास। और मैं कहूंगा स्टॉप लॉस नीचे में हम लगा सकते हैं 285 पे, तो 5 रुपए का डाउन साइड और 10 रुपीज का अपसाइड, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड BTST पॉइंट ऑफ व्यू टाटा स्टील में अच्छा लग रहा है जून का। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील पर खरीदारी की राय और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 285 पर। 285 स्टॉप लॉस, 300-305 के टारगेट्स टाटा स्टील पर खरीदारी करिए। BTSTT कॉल जय ठक्कर की तरफ से। चलिए अब बिगुल बजाते हैं, आखिरी 10 मिनट बाकी ट्रेड के लिए। अनिल जी की जो फाइनल स्ट्रैटेजी है वो जान लेते हैं। सर, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हैं। डाउ फ्यूचर्स में जब हमने लास्ट टाइम बात करी तो 250 अंक ऊपर थे, अब 350 अंक ऊपर हैं। 1.5% की तेजी वहां पर आपको आती हुई दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1% ऊपर हैं इस समय। यूरोप के बाजार मजबूत हैं, 1.5 से 2% की तेजी वहां पर भी आ रही है। तो मजबूत संकेत है सर ग्लोबल मार्केट से। जीरो करके जाइए पोजीशन तेजी की, प्रॉफिट बन रहा है तो। निफ्टी बैंक आपको 2 दिन पहले इतना स्ट्रांगली 17,100 के लेवल पर खरीदारी करने की राय दे रहे थे। 18,700 उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ा है, 1,300 पॉइंट बढ़ा है। एक बार की प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट करें, लेकिन आप तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लें। प्लस अगर आपको ये लगता है कि खरीदारी रखनी ही है, आपको फिर ऑप्शंस के जरिए रखनी चाहिए। दूसरा ये, निफ्टी में भी मेरा टारगेट 9,325 का, आपको जब आप 2:30 बजे पूछ रहे थे तब मेरा 9,250 से 9,325, 9,375 का टारगेट था। 75-80 पॉइंट वहाँ से बन गए। निफ्टी में भी प्रॉफिट बुक करें। अब फ्रेश खरीदारी करनी होगी तो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ। दूसरा ये कि जो हमने आपको खरीदारी करने की राय भी दी है, M&M फाइनेंस भी, उसको भी आप ऑप्शंस में कन्वर्ट कर लें। आज तो लास्ट डे है, कल एक्सपायरी का दिन है, तो आपको सस्ते ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो सीधे सीधे फ्यूचर्स ना रखें। भले ही ग्लोबल मार्केट्स मजबूत दिख रहे हैं, मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक करके आराम से जाएं, या फिर ऑप्शंस के जरिए, या फिर अपना प्रोटेक्शन यानी कि कोई ऑप्शन आप हेज के तौर पर ज़रूर करके जाएं। तो क्योंकि तेज़ी जो हुई है वो ज़रूर से ज़्यादा हुई है। अब इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो कोई बड़ा ऐलान आज शाम को आ जाए, वो पता नहीं, जिस हिसाब से कोई खरीदारी कर रहा है स्क्रीन पे पूरी खरीदारी की, ऐसा लगा है कि जैसे कुछ बड़ी अच्छी पॉजिटिव आने की तैयारी में, वो हो भी सकता है। अगर वैसा आ जाए तो कल आपको गैप मिलेगा, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जिनको रिस्क कम रखनी है उनके लिए एक दिन में ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी कुछ मिला है, प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में बहुत अच्छे लेवल्स है जहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और M&M फाइनेंस भी, जो हमने कहा है, वहाँ पर भी आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि कल आप आराम से, रिस्क कम लेनी है तो जीरो करके जाएं, सिंपल। बिल्कुल, तो रिस्क कम लेनी है, जीरो करके जाएं। अच्छी तेजी आ गई है 17,100 से। अनिल जी आपको बता रहे हैं 2 दिन पहले से कि यहां पर खरीदारी के लेवल्स हैं
और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो सही टाइम पर आपको खरीदारी बोली गई और अब अनिल जी बोल रहे हैं कि अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया या फिर ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दें, स्पेशली वो कॉल्स जहां पर आप आज फ्रेश कॉल्स ले रहे हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं कि बैंक निफ्टी पर अनिल जी ने आपको क्या बोला है, सही लेवल्स पर खरीदारी की सलाह दी गई थी आपको। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और कहना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी सब पर बेरिश होने के बावजूद मैं वो एक चांस लेने को तैयार हूँ। 16,800, 17,100 ये वो रेंज है जहां पर ट्रेडर्स को अपनी शॉर्ट भी काटनी चाहिए, लॉन्ग भी करनी चाहिए। मेरी ड्रीम लेवल आने की तैयारी है, तो जो मेरा ड्रीम लेवल है 16,800 से 17,100, जिस रेंज में मैं बैंक निफ्टी खरीदना भी चाहता हूँ, शॉर्ट भी काटना चाहता हूँ। अब मैं आपको खुल्लम खुल्ला ये कह रहा हूँ कि 16,800, 17,100 वो रेंज है जहां मैं डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग बाय सजेस्ट करूंगा। 100% बाय रेंज है जहां पर पक्के तौर पर आपको शॉर्ट काट के लॉन्ग लैंड करना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 16,800, 17,100 ये 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर आप नोट कर लीजिए। मैं आपको कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये रेंज ऐसी है जहां पर बाजार सपोर्ट लेगा। हमने लगातार ये कहा कि इस रेंज में आपको शॉर्ट काटना चाहिए। 3 दिनों से मैं कह रहा था कि हम बैंक निफ्टी पर बेरिश हैं, फाइनेंशियल पर बेरिश है, लेकिन लेने की रेंज आ रही है और लेने की रेंज मैंने ब्लाइंडली कहा था कि 16,800, 17,100 ब्लाइंड रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट भी काटना चाहिए और हल्की खरीदारी भी करनी चाहिए। शुक्रवार को आपको हमने कहा भी था क्लोजिंग वाले सेशन में कि आप सारी शॉर्ट्स काट लें। पिछले 2 दिन से हम कह रहे थे कि 16,800, 17,100 मजबूत सपोर्ट है, गोल्डन सपोर्ट है। एग्जैक्टली 17,105 का लो बैंक निफ्टी ने बनाया है शुक्रवार को और वहीं से रिकवर हुआ है कि शुक्रवार को आरबीआई की तरफ से मॉरेटोरियम का ऐलान हुआ और तब हमने लगातार चिल्ला कर कहा 16,800, 17,100 गोल्डन लेवल है। ये मत कहिए कि हम मंदी की बात करें, आपको कितने बेहतरीन लेवल पर खरीदारी की बात की, यहाँ पर शॉर्ट काटिए, लॉन्ग करिए और एग्जैक्टली वहां से 1,500 पॉइंट बाजार ऊपर आता हुआ दिखा है। और मैं फिर कहूंगा ये ड्रीम सिचुएशन है। सुपर हिट रही अनिल जी की बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी। देखिए जहां से रेकमेंड किया था वहां से 1600-1700 अंक की आपको तेजी आती हुई दिखी और अब अनिल जी आपको कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत अच्छी तेजी आ गई है, कल की कल देखे जाएंगे, बट आज पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए और कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ी और वॉलेटिलिटी आपको आती हुई दिख सकती है। चलिए नजर रखेंगे जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है। अच्छी मूव्स आ रही हैं। हेरिटेज फूड्स के अभी नंबर्स आए थे, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा स्पाइक भी आया, मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। 209 करोड़ रुपए का घाटा आया है हेरिटेज फूड्स का, तो वहां पर भी आप नजर रख सकते हैं। पर क्लोजिंग आ रही है, उससे पहले एक क्विक कॉल लेना जरूरी है। एक्सिस बैंक पर जय, वैसे तो इतनी बड़ी तेजी आ गई थी इसलिए मैंने अवॉइड किया था ये पूछना, बट 10% का अपर सर्किट लगा वायदा कारोबार में, अब 14% की तेजी एक्सिस बैंक अभी भी दिखा रहा है। क्या 400 के लेवल्स या बियॉन्ड 400 भी पॉसिबल है इस स्टॉक में, जिस तरह की पोजीशंस आ रही हैं और डेज हाई के आसपास क्लोजिंग के संकेत दे रहा है? मैं दीपांशु कहूंगा कि डेफिनेटली मूव तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो हिसाब से थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे में देखने मिला था, नीचे में हमें फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला, तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक में 370 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। और जैसे आपने पूछा कि क्या ये 400 के पार निकल सकता है, मुझे लग रहा है कि यस, ये 412 से लेके 418 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ दीपांशु, मे सीरीज के। ओके, तो 412 के लेवल्स भी जा सकते हैं, तो आप कल भी इस पर ध्यान रख सकते हैं। वहां पर और अच्छी गेंस इन लेवल से भी आपको आती हुई दिख सकती हैं। किरण जी, विप्रो पर आपसे बात करी थी, वहां पर तो अच्छी मूव आई है। टीसीएस पर भी नजर रखिए सर, 2000 के ऊपर गया है टीसीएस काफी समय बाद, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल टीसीएस ने भी क्रॉस करा है। कल काफी वीक था स्टॉक, आज पूरी लॉस रिकवर कर लिया। टीसीएस पर क्या राय है? बिल्कुल एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिला है और 2000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर प्लस ऑप्शन चेन बैरियर है और इसके ऊपर की क्लोजिंग एक बहुत बड़े मायने रखती है बुल्स के लिए। मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 2035 के नजदीक है, तो वो पहले टारगेट्स रहेंगे। अगर कल इसके ऊपर चलना चालू कर देगा तो 2100 के ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए मेरा मानना है कि 1990 या 1985 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन बनाए रखे। पहला हर्डल रहेगा 2035 और ये क्रॉस करेगा तो सीधा 2100 तक जाने की दमकम ये स्टॉक रखता है।
बिल्कुल, तो नज़र रखिए, जहाँ तक आईटी स्टॉक्स का सवाल है, बैंक्स का सवाल है, फाइनेंशियल्स का सवाल है, और यही हैं जो आज के स्टार्स रहे हैं। चलिए क्लोजिंग का समय आ रहा है, देख लेते हैं कि आज का मार्केट का हाल कैसे रहा है। जहाँ तक पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन है, ऑफ कोर्स टीसीएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, पर दिग्गज बैंक्स, दिग्गज फाइनेंशियल्स में आज जबरदस्त तेजी थी। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन सभी स्टॉक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखा है, बल्कि एक्सिस बैंक 14% हायर क्लोज हो रहा है और आईसीआईसीआई बैंक भी 9% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिख रहा है। कोटक बैंक क्यूआईपी थी इसकी, पर उसके बावजूद आपने देखा कि अच्छे प्रीमियम पर स्टॉक क्लोज हुआ है क्यूआईपी प्राइस से भी, और 5% की तेजी 1211 के लेवल पर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में अच्छा रिवर्सल, एसबीआई में अच्छी खरीदारी के संकेत, साथ ही सारे के सारे आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन सभी में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। मेटल स्टॉक्स के लिए एक बहुत ही शानदार दिन, हिंडाल्को लगातार तेजी के का मोमेंटम यहाँ पर है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है। कोल इंडिया ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, 2% की तेजी वहां पर आते हुए देखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर कुछ ही स्टॉक्स में गिरावट थी। सन फार्मा नतीजों के दम पर 2% नीचे, हालांकि निचले स्तर से रिकवरी है। अल्ट्राटेक में थोड़ी मुनाफा वसूली, श्री सीमेंट में मुनाफा वसूली, एशियन पेंट्स, मारुति और टाइटन में भी हल्की सी कमजोरी आती हुई दिखी है। वायदा का कारोबार की बात करें तो एक बार फिर से फाइनेंशियल्स ही थे जो यहाँ पर भी लीड करते हुए आपको दिखे हैं। एक्सिस बैंक तो था ही टॉप गेनर वायदा कारोबार में भी, बट बंधन बैंक में अच्छी मूव आई है, फेडरल बैंक में अच्छी मूव आई है, इंडिया बुल्स हाउसिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आते हुए दिखे। गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए आज अच्छा दिन रहा। कैनरा बैंक, थोड़ी देर पहले इस पर कॉल आई थी, वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस रही। मुथूट और बंदापुरम हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक करी है। आरबीआई की तरफ से एलटीवी अगर बढ़ जाता है इन कंपनीज के लिए तो वहाँ पर भी फायदा होगा। यूपीएल, यहाँ पर भी शानदार मूव आई, 5% की तेजी, बल्कि सारे के सारे पेस्टिसाइड स्टॉक्स आज एक्शन में आते हुए आपको दिखे। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उज्जीवन नतीजों से पहले बालकृष्ण, एचपीसीएल, बीपीसीएल, वोल्टास, ये स्टॉक्स भी आपको एक्टिव होते हुए दिखे। तो अनिल जी, शानदार मूव आती हुई दिखी है आज बाजार में हमें, और 13 मई के बाद सर निफ्टी की 9,300 के ऊपर क्लोजिंग, हालांकि प्रोविजनल क्लोजिंग है, बट 13 मई के बाद 9,300 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है सर। बिल्कुल, फाइनली मतलब आप देखिए कि जो 30 अप्रैल को 9889 का हाई निफ्टी ने बनाया था और उस दिन 9,850 के आसपास जो निफ्टी बंद हुआ था, उसके बाद हम कभी वापस ऊपर ही ढंग से ना आ पाए थे। सिर्फ एक दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, उसके नेक्स्ट डे 9,586 का हाई बनाया था, लेकिन क्लोजिंग तब भी 9,375 के आसपास हुई थी, 9,400 के नीचे। तो इस पूरे मई के महीने में हमें 9,400 के ऊपर की क्लोजिंग तो अभी तक मिली नहीं। मेरे ख्याल से ये सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है जो हमें मई के महीने में मिली है, 9,316 की। उस दिन 9,375-80 के आसपास की क्लोज थी, आज 9,316 की क्लोज है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर जो 8,800 9,200 की रेंज में हम जो बुरी तरह से फंसे हुए थे, इस रेंज से बाहर निकला। खाली यही बात है दीप, जो सुबह हम बात कर रहे थे कि इस रेंज से हम बाहर निकलेंगे, शायद एक्सपायरी तक निकले, वो एक दिन पहले हुआ है। तो एक आध दिन थोड़ा सा मूव कल के बजाय शायद आज आया, लेकिन कुल मिलाकर टाइम वाइज करेक्शन पूरा करके बाजार फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एफआईज की बिकवाली का दबाव अब तक दबाए हुए था बाजार को, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती और आज की तगड़ी शॉर्ट कवरिंग ये गजब की हुई है। लेकिन ये बात पक्की है कि जिस तरह की खरीदारी हुई है, जिस तरह से बाजार नीचे से ऊपर पूरे दिन भर स्क्रीन पर बढ़े हैं, इसको देखकर तो लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छी खबर का बाजार को इंतज़ार है। जिसे कहते हैं ना इन्फॉर्म बाइंग, की जिसे किसी को कुछ पता हो कि कुछ आने वाला है, वो एक साफ नज़र आता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी क्लोजिंग है जो वाकई में लंबे समय बाद चेहरों पर स्माइल लाने वाली क्लोजिंग इसे आप कह सकते हैं। तो सिंपल चीज़ें, इस क्लोजिंग को एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली किस लेवल पर क्लोजिंग होती है, फाइनल क्लोजिंग, लेकिन तब तक शाम को 6 बजे वाले खास शो के बारे में आपको बता दिया जाए। कोरोना से पूरी दुनिया ऑलरेडी परेशान है, 56 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और काफ़ी इनमें से 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। WHO का कहना है कि अभी कोरोना की दूसरी लहर आने का खतरा बरकरार है। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ये मत सोचे कि पहली लहर आ गई इसका मतलब दूसरी नहीं आ सकती है, और इससे लोगों में अब वापस डर है। और साथ ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये कह रहा है कि पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस समय लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को खुद कैसे बचाएं, कैसे आप सुरक्षित रहें, आपके अपने नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेम्बर्स, दोस्त,
इस पर आज खास शो देखिएगा शाम 6 बजे। कोरोना की दूसरी लहर लाएगी कहर और इससे करनी है आपको सावधानी। तो ये शो आपके लिए आज शाम को 6 बजे का मिस मत करिएगा। ये बेहद 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 इम्पोर्टेंट शो है जो आपको ध्यान में रखना है, ताकि आज शाम को आपको, कल एक्सपायरी का दिन होगा, बड़ा एक्शन कल भी होने वाला है। आज के बड़े मूव के बाद एक्सपायरी को लेकर एकदम इंटरेस्ट बाजार में लोगों का फिर से लौटता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो फाइनली इस वक्त जो क्लोजिंग के आंकड़े मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 9314, 285 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी, 18710, 1270 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी और 995 अंक ऊपर सेंसेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। ये है क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त है आप सभी महानुभावों से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, शुक्रिया आप सबका। साथ ही शुक्रिया आशु सर आपका भी, जय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी का भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज के क्लोजिंग सेशन में अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ रखने के लिए। दीप का भी धन्यवाद।